सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के साथ बाजार में आज का कारोबार हल्के लाल निशान में ट्रेड करते हुए सेंसेक्स और निफ्टी आखिरी 1.5 घंटा। अहम बात यह है कि क्लोजिंग किन लेवल्स पर होगी और इस क्लोजिंग के लिहाज से कल की क्या करें तैयारी रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। इंडेक्स में तो सीमित दायरे में ट्रेड है सर, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जबरदस्त है। कई सारे भूले भुले सेक्टर्स आ जाते हुए दिख रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो दीप है ना, मतलब अगर आप सही जगह हैं तो अच्छा दोनों हाथों में लड्डू हैं, तेजी की तरफ भी और मंदी की तरफ भी। तो अगर सही स्टॉक्स और सही सेक्टर्स में आप हैं तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया एक्शन है। आइए आगे बढ़े, उससे पहले जल्दी से अब तक का एक्शन देख लिया जाए। बड़ी बातें अब तक की। सीमित दायरे में कारोबार 18,100 के नजदीक निफ्टी है इस वक्त आपके सामने, और बैंक निफ्टी जैसा कि हमेशा से निफ्टी के मुकाबले में कमजोर रहने का इन्होंने प्रण लिया हुआ है, वैसे ही हाल है। 0.5% बैंक निफ्टी नीचे है, 225 पॉइंट। निफ्टी महज 17 अंक नीचे है, 18,100 के थोड़ा सा नीचे ट्रेड करता हुआ, और सेंसेक्स 75 अंक नीचे। कोई खास बड़ी बात है नहीं। क्या है मजबूत, क्या है कमजोर, देख लीजिए। सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक ये दोनों हैं कमजोर। फार्मा शेयरों में कल की तेजी के बाद हल्की प्रॉफिट बुकिंग। एनर्जी और एनबीएफसी शेयरों में आज कमजोरी का माहौल है, लेकिन एक ही है स्पेस जो सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा रफ्तार में, वो छोटी सी चीज़ चिप्स, जिसकी कमी अब खत्म होने की तैयारी में है, और उसके दम पर ऑटो इंडेक्स 3% उछलता हुआ। रियल एस्टेट, आईटी और मेटल शेयरों में चुनिंदा खरीदारी होती दिख रही है, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब दुनिया भर के बाजारों से कहीं कोई एक्शन और संकेत है नहीं तेजी या मंदी के। सुस्ती छाई हुई है डाउ फ्यूचर्स में, ठीक उसी तरह से जैसी सुस्ती थी कल क्लोजिंग लेवल पर, और यूरोप में भी हल्के हल्के हरे निशान में काम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी के संकेत दुनिया भर के बाजारों से है नहीं दी। बिल्कुल सर, वो क्या होता है, वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वैसे ही आज सेमीकंडक्टर्स ने वैसे ही कर दिया। बिल्कुल, छोटी चिप बड़ा उछाल आ गया, पूरे ऑटो स्पेस में जान आ गई आज। जो सुबह जब कुशल लिंक कर रहे थे इत्तू सी चिप है, लेकिन वो कमाल कर देती है। तो देखिए, मारुति, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, जो स्टॉक आप देखें, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, ऑटो एंसिलरी, कमाल करते हुए दिख रहे हैं जबरदस्त एक्शन में ये सारे के सारे स्टॉक्स। बिल्कुल, तो पूरे ऑटो स्पेस में जान आ गई। और सर मार्केट्स भी वैसे देखेंगे तो इंडेक्स सुस्त है, बट जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपने आज सुबह बात करे थे, डिफेंड आसानी से करे और फिर वहां से अच्छा रिवर्सल भी आया सर। आज की ट्रेडिंग सपोर्ट रेंज 17,975 18,025 थी, और एग्जैक्टली लो देख लिया 18,023 का। इससे बढ़िया बाजार हो नहीं सकता कि बाजार आपके अहम लेवल्स को रेस्पेक्ट करे, और ऊपर में 18,132 का हाई बनाया। बैंक निफ्टी पे आप देखिए 38,350 38,475 की सपोर्ट रेंज है, 38,343 का लो है, एग्जैक्टली वही लो बना है, और एग्जैक्टली रेंज पे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 38,475 पर। तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ने सही लेवल पर सपोर्ट लिया। फर्क इतना ही है, निफ्टी सपोर्ट लेकर ऊपर आ चुका है, बैंक निफ्टी जैसे कि इसकी आदत है कमजोर रहने की, ये थोड़ा सा कमजोर है। तो बैंक निफ्टी में ऑटो है नहीं ना, वही बात है। नहीं तो शायद बैंक निफ्टी भी थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो ओवरऑल ठीक है दीप, मुझे लगता है कि यही 18,000 के आसपास सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में ये 38,300 350 सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा तो ही फ्रेश खराबी होगी, और निफ्टी में भी मुझे लगता है कि सपोर्ट होल्ड होना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर वही 18,200 के आसपास आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और बैंक निफ्टी में अगर आप 38,700 800 के आसपास आएंगे, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो इस रेंज को आपको ट्रेड करना है बस। तो इस रेंज के बाहर इंडेक्स निकलेगा आखिरी 1.5 घंटे में, संभावना कम है। स्टॉक्स पर फोकस कीजिए, ढेर सारे स्टॉक्स, चाहे वो एफएनओ वाले हो चाहे कैश के स्टॉक्स हो, उन स्टॉक्स पर फोकस कीजिए जहां ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं। नहीं तो आमतौर पर जब रेंज बाउंड मार्केट में मैं कहता हूं कि निफ्टी को रेंज के सिरे पर आने पर कॉन्ट्रा ट्रेड कीजिए, स्टॉक्स में ब्रेकआउट ट्रेड कीजिए। ये मंत्र होना चाहिए अगले 1.5 घंटे का। मोमेंटम पकड़ना है स्टॉक्स में, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पकड़ने हैं इंडेक्स में। ये ट्रेड करिए, पैसा बनेगा। और आज अगर आप ऑटो स्टॉक्स में हैं या ऑटो से जुड़े कम सेक्टर्स में हैं तो जबरदस्त तेजी है। कई सारे स्टॉक्स हैं, लेंगे हमारे एक्सपर्ट से चर्चा। थोड़ी देर में अनिल जी भी अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे, डेटा क्या कह रहा है ये भी जानेंगे। पर आइए उससे पहले एक बार डाल देते हैं नजर आने वाले दिनों के लिए कुछ जो अहम ट्रिगर्स हैं, और साथ ही आज के जो खबरों वाले शेयर्स हैं। मानसी और वरुण दोनों हमारे साथ हैं तैयार। मानसी, आपसे करते हैं शुरुआत। गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। वेल्सपन कॉर्प पर नजर रखें। शेयर होल्डर्स की बैठक में वेल्सपन स्टील और वेल्सपन कॉर्प के डीमर्जर पर फैसला होने की संभावना है। वहीं जील इन्वेस्टको मामले में एनसीएलटी में सुनवाई होगी, इस पर भी नजर रखेंगे। अमरा राजा बैटरीज हाईकोर्ट में आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कंपनी के प्लान सस्पेंशन की जो अपील थी उसको लेकर अगली सुनवाई आज होने जा रही है। कल 17 नवंबर के दिन टारसेंस प्रोडक्ट लिमिटेड का आईपीओ बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड जिसका 635 से 662 रुपए प्रति शेयर तय किया गया। वहीं गो कलर्स, गो फैशन एंड
इंडिया लिमिटेड का 1014 करोड़ रुपए का आईपीओ कल खुलता हुआ दिखेगा। 655 रुपए से 690 रुपए प्रति शेयर इसका प्राइस बैंड है। मैन इंफ्रा 1:2 बोनस इश्यू की कल एक्स डेट है। वहीं एक्स डिविडेंड पेज इंडस्ट्री, अस्ट्राल लिमिटेड, औरोबिंदो फार्मा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एमआरएफ, पेट्रोनेट, एलएनजी जैसे स्टॉक्स होते हुए दिखेंगे। गुरुवार के दिन 18 नवंबर वीकली एक्सपायरी और उसी के साथ पेटीएम आईपीओ की लिस्टिंग होने की संभावना है। मैक्रोटेक डेवलपर्स क्यूआईपी के फाइनल प्राइस पर बोर्ड बैठक होगी। एस्कॉर्ट्स पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने जा रही है कंपनी। वहीं सागर सीमेंट बोर्ड बैठक में एक्सपेंशन और अधिग्रहण के लिए पूंजी जुटाने को लेकर फैसला होता हुआ दिखेगा। और स्टील स्ट्रिप व्हील्स स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट है 18 नवंबर, तो इस पर भी नजर रखिएगा। तो काफ़ी अहम इवेंट्स हैं आपके लिए, और एक इवेंट पर तो प्रधानमंत्री मोदी भी इस समय बात कर रहे हैं। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन हुआ है, लाइव विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन की। पर आइए आज के जो खबरों वाले शेयर्स हैं इस पर भी एक बार डाल देते हैं नजर वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। तो कुछ खबरों वाले शेयर्स है, जिसमें सबसे पहले तो एशियन पेंट्स। खबर ये निकल के आई है कि 5 दिसंबर से ये कंपनी जो है फिर से पेंट की कीमतें जो है बढ़ाने वाली है। आपको याद होगा 12 नवंबर को इस कंपनी ने करीब 9% के आसपास पेंट की कीमतें बढ़ाई थी, तो लगातार दूसरा हाइक है रिजल्ट्स के बाद। कोरोमंडल इंटरनेशनल सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट के लिए कम से करीब 400 करोड़ के आसपास का निवेश जो है ये कंपनी करने वाली है। इसके अलावा टीसीएस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस कंपनी ने जेब्रा टेक के साथ एक करार किया, एक ऑर्डर इस कंपनी को बेसिकली मिला है। इसके अलावा ब्लॉक डील्स है, तानला प्लेटफॉर्म में 20 लाख शेयर, एप्टस वैल्यू में 20 लाख शेयर, पूनावाला फिनकॉप में 10 लाख शेयर और जोमेटो में सुबह से 48 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें, कुछ ज़्यादा कुछ कमी खबरें आ गई जैसे नतीजे खत्म हुए हैं, खबरें के दार भी थोड़ा कम। अच्छा, ज़्यादातर खबरें नतीजों के साथ आई जाती है ना। कि भाई जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो कंपनियों को कुछ अनाउंस करना है, तो बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किया, अनाउंस कर दिया, एक्सचेंजेस को भेज दिया, फंड रेजिंग हो गई, तो फिर बचा क्या। लेकिन एक खबर आती दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, इस पर फोकस करें। सीमेंट अच्छी नहीं है सर। सीमेंट कंपनी ने दाम घटाए दिल्ली में, योजना टाल दी। अच्छा, दाम बढ़ाने की योजना टाली, घटाए नहीं। अच्छा, बढ़ा रहे थे, नहीं बढ़ाएंगे दिल्ली में, वो भी खाली दिल्ली में मेरे ख्याल से। आई थिंक बेसिकली खबर पिछले कुछ दिनों से चल रही थी कि कुछ क्षेत्र में, जैसे वेस्टर्न इंडिया में ऑलरेडी कुछ बढ़ा दिए थे इन्होंने दाम, कुछ और जगहों पे बढ़ाने वाले थे, पर लग रहा है कि शायद अब जो नवंबर की प्राइस है कि वो शायद ये कंपनीज नहीं करेंगी। और इसी का इम्पैक्ट आप सीमेंट स्पेस पर भी आते दिख रहे हैं। अंबुजा, एसीसी, साथ ही नजर रखिए अल्ट्राटेक पर भी, वहाँ पर आज सुबह काफ़ी एक्साइटमेंट था। इंडिया सीमेंट सुबह एक्टिव था, बट इस खबर के दम पर हम देख रहे हैं कि सीमेंट पैक पर आपको थोड़ा नेगेटिव एक्शन आ रहा है, क्योंकि बाजार ने भी प्राइस इन कर लिया था कि दाम बढ़ने वाले हैं। काफ़ी सारी सीमेंट कंपनीज की आ रही थी, और लगभग सभी कंपनीज के अपडेट्स आ रहे हैं इस समय कि इस समय नहीं करेंगी। शायद दिसंबर में ये प्राइस हाइक किया जाएगा। इनफैक्ट दिल्ली में तो सर जैसे आप कह रहे हैं 15 रुपए पर बैग से दाम काटे भी हैं। कटे हैं ना, हाँ। बाकी जगहों में नहीं बढ़ा, दिल्ली में जगह बढ़ा है। अच्छा, तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट सीमेंट कंपनीज के लिए आते हुए दिख रहा है। चलिए, सीमेंट कंपनीज को हम रखेंगे अपने रेडार पर। और भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन बन रहा है। समय है हमारे दमदार पैनल के साथ जुड़ने का। बंसल जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, नितिन मुरारका साहब, विशेष चौहान और विजय चोपड़ा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे भी। शुरुआत करते हैं मारुति के साथ, क्योंकि लंबे समय के बाद मारुति में आपने ब्रेकआउट आते हुए देखा है। बड़ी मूव आ रही है मारुति के काउंटर पर। इस समय 7%, 8% की तेजी है, 8000 का स्तर क्रॉस किया है। बंसल जी, मारुति बड़ी मूव, अब क्या करना चाहिए काउंटर में? लंबे समय बाद एक बड़ा ब्रेकआउट इसमें आया है। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। राइटली आपने मेंशन करा है, तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड रखें और गिरावट पे खरीदारी की राय है। और यहाँ पे नजर रखनी चाहिए दीपांशु 8180, 8180 से लेकर 8200, 8200, 8180, 8200 एक क्लस्टर है, ये टूटेगा। और दीपांशु जैसे ही ये वाला लेवल टूटेगा तो एक गोली की तरह 9500, रिपीट कर रहा हूँ, 8180, 8200 एक बड़ी वाली ट्रेंड लाइन है। ये लेवल्स टूटेंगे और जिस दिन ये लेवल टूटेंगे 9500 की रैली देखने को मिलेगी। तो क्लियरली होल्ड है, गिरावट पे खरीदना है, और जब ये नेकलाइन टूटे तब एग्रेसिवली खरीदना है। तो मारुति स्ट्रांग है चार्ट्स में। और साथ में दीपांशु एक चार्ट कॉर्नर की बिगुल की गुजारिश है। मारुति जैसे एक और ऑटो स्टॉक है जिसके अंदर ब्रेकआउट हुआ है, तो उसके लिए एक चार्ट कॉर्नर के बिगुल की गुजारिश है, अगर कोई हमसे पहले कतार पे नहीं है तो। सर, कतार भी आपसे ही शुरू हो रही है और ऑटो स्टॉक सबसे ज्यादा एक्शन में। वो डायलॉग सुना नहीं आपने अमिताभ बच्चन वाला, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है? बंसल जी
देखिए अनिल जी, ये डायलॉग ना बॉस बोलते हैं अनिल जी, आप बोलेंगे तो अच्छी लगती है अनिल जी, मेरे बोलने पर अच्छी नहीं लगती अनिल जी। हालांकि मुझको, मैं अनिल जी इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मुझे अच्छा बनना है। होता क्या अनिल जी, कितनी बार आप या दीपांशु सवाल पूछते हो तो पैनलिस्ट ना अनिल जी अपनी कॉल के बिगुल की गुजारिश करते हैं और कतार तोड़ते हुए कॉल दे जाते हैं। और तब अगर मैं कतार पे होता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो सेम किसी और को बुरा ना लगे, इसलिए अनिल जी ऐसा बोलता हूँ मैं। बिल्कुल, आपका दर्द जायज है। बिल्कुल, कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। देखिए अनिल जी, वंस अपॉन अ टाइम ये सुमित जी की कैटेगरी का स्टॉक था, अंडर 50 रुपीज आ गया था। अब तो ये स्टॉक एकदम छाया हुआ है। स्टॉक है टाटा मोटर्स डीवीआर। टाटा मोटर्स डीवीआर में खरीदारी की राय है। इसमें देखें तो पिछले 3 दिनों से स्टॉक नैरो रेंज के अंदर था। आज नैरो रेंज से एक एक्सपेंशन ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक पॉजिटिव ब्रेकआउट है। स्पेशल पिक है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए निजी जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है और जिस तरह की तेजी ऑटो काउंटर्स में चल रही है, ये तेजी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। और टाटा मोटर्स डीवीआर के चार्ट पर अगर आप देखें तो एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। स्टॉप लॉस रखना है 291 रुपए पर। 291 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट है 310 रुपए का, 310 का। इवेंचुअल टारगेट 322 रुपए का है। तो बड़ा अग्रेसिव टारगेट है, उसके लिए खरीदारी की राय है टाटा मोटर्स डीवीआर। ओके, टाटा मोटर्स डीवीआर में खरीदारी करने की राय कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से। टाटा मोटर्स खरीदने की राय वागले साहब की तरफ से सुबह वाले शो में आ ही चुकी है। 517 रुपए के आसपास उन्होंने भी खरीदारी करने की राय दी है। आइए बढ़ते हैं आगे। और इस बीच जो ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, वो प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इसलिए सबसे ज़्यादा फेमस होता दिख रहा है कि वहाँ पर लड़ाकू विमान भी लैंड कर सकते हैं, और वो करके दिखाया गया है। बड़े जबरदस्त, क्या मजबूत बने होंगे सोचिए। हैं रनवे की टक्कर के एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। वैसी रोड चौड़ी छोड़ी, मतलब देख के मतलब है ना, मतलब मुंबई वालों के लिए तो ये ख्वाब है एकदम। मतलब एक ही है हमारे पास। हाँ, मतलब ना ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते ऐसी भी रोड होती है। हाँ, हमारे यहाँ भी कभी तो बनेगी, बट फिलहाल जहाँ बनी है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के लोगों के लिए ये एक सौगात, एक ये तोहफा है कि एक्सप्रेस वे आपके लिए वहाँ तैयार है। तैयार है। ब्रजेश भी एक बेहतरीन खबर लेकर जो आईपीओ से जुड़ी हुई, उससे पहले सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी, क्या खरीदना है? अनिल जी, बाय का स्टॉक है और स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है और स्टॉक का नाम है ट्रेंड। ट्रेंड का ट्रेंड पॉजिटिव है। 1180-78 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से 1215 और 1230 तक के लेवल दिखाने को तैयार है। 1140, 1150 स्टॉक का नीचे में सपोर्ट लेवल है, तो 1140 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 1215, 1230 ये लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में ट्रेंड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, खरीदारी करें ट्रेंड में। यहां पर 1215, 1230 तक के टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। प्राइमरी बाजार का हर एक एक्शन पर जी बिजनेस की नजर है, और जो कुछ भी डेवलपमेंट इस पूरी स्पेस में होने जा रहे हैं वो एक के बाद एक हम आपके सामने लाकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आइए, एक बड़ा डेवलपमेंट आईपीओ के प्राइस बैंड से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, बताइए क्या है खबर? जी, हम अनिल, आपको याद होगा कि हमने जुलाई में काफ़ी जोर शोर से उठाया था कि आईपीओ के जो प्राइस बैंड हैं वहां पर अंतर जो है कहीं 1 रुपए का है, कहीं 2 रुपए का है। नाम के लिए, और मजाक बना दिया गया था कि ये मतलब क्या कैसे भी आप प्राइस बैंड रखिए। तो अब उस पर बड़ी बात यह है कि अब कम से कम 5% का अंतर रखना जरूरी होगा। यानी जो लोअर बैंड है और जो अपर बैंड है उसके बीच में कम से कम 5% का अंतर होगा। और ये पूरा मामला सेबी ने इस पर डिस्कशन पेपर जारी किया था, और उस डिस्कशन पेपर के बाद का जो अगला प्रोसेस है वो ये है कि जल्दी ही दिसंबर के पहले हफ्ते में सेबी की बोर्ड मीटिंग होगी, जहां पर इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। और जो इंडस्ट्री से हमें जानकारी मिल पा रही है, जो मर्चेंट बैंकर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, कि सबने इस बात पर एग्री किया कि जो उस वक्त किया गया था वो गलत था और एक डेफिनेटिव प्राइस बैंड होना चाहिए। तो मर्चेंट बैंकर्स और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स इसको लेकर के एग्री हो चुके हैं। तो ये
हम देखेंगे कि दिसंबर के पहले हफ्ते में या जब भी अगली बोर्ड मीटिंग होती है तो वहां पर यह प्रपोजल जो है जाएगा। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो प्राइस डिस्कवरी हो रही थी वो पूरी की पूरी बेकार हो जा रही थी, क्योंकि 1 रुपये या 2 रुपये के प्राइस बैंड में कुछ जो है हो नहीं पा रहा था। कहने के लिए, दिखावे के लिए एक तरह से थी, वो प्राइस बैंड का अंतर था। लेकिन अब जब ज़्यादा प्राइस बैंड होगा तो एक तरह से ये होगा कि काइंड ऑफ डेमोक्रेसी होगी कि वो इन्वेस्टर जो है शेयर की प्राइस को तय करने में वाकई में अहम भूमिका निभा पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा ठीक ठाक अंतर होगा। तो ये अभी जो होता है एक टेंडेंसी है कि अपर बैंड पर ही बिड करेंगे तो मिलेगा, तो शायद कोई बीच में भी एक ऐसी प्राइस आएगी जो एक्चुअल में हो सकता है कि बीच की कोई प्राइस आए जो मनमाना ना लगे और जो दिखावा ना हो। तो इंटरेस्टिंग है। तो आईपीओ के प्राइस बैंड में अब जो डिफरेंस है वो प्रॉपर होता दिखेगा, मिनिमम 5% तो रहेगा ही। मिनिमम 5% रहेगा। अभी जो नियम है उसके मुताबिक आप आईपीओ के प्राइस बैंड में जो 2 प्राइस है उसमें मैक्सिमम का रूल है कि 20% मैक्सिमम रख सकते हैं। जैसे आईपीओ का प्राइस बैंड 100 से 120 हो सकता है, ठीक है, ये 1000 से 1200 हो सकता है, तो 20% का गैप रख सकते हैं, लेकिन कम रखने पे कोई रूल नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों ने क्या, जैसे 1000 रुपए का इश्यू है, 1000, 1001, अरे यार ये क्या प्राइस। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टोव क्राफ्ट का था 384 रुपए, 385 रुपए। होम फर्स्ट फाइनेंस, ऐसा नहीं कि कोई 10-20 रुपए वाले हैं तो 1 रुपए का अंतर मैटर करता है। ये 517 रुपए, 518 रुपए। IRFC 25 से 26 रुपए। MTR और हेरम्बा इंडस्ट्रीज के भी ऐसे ही थे जो हमारे बड़े आप देखेंगे। और दूसरी बात, अगर आप 5 साल का देखें डेटा, जो खुद सेबी का डेटा है, ये कोई मेरा डेटा नहीं है, 2016 में जो एवरेज प्राइस बैंड का डिफरेंस था वो 5% था। 2017 के बाद से 2021 तक अप टू सितंबर 3 2017 में 2.36%, 2018 में 1.77%, 2019 में 2.90%, 2020 में 1.48% और इस साल अप टू सितंबर कम होता रहा तो सिंगल प्राइस नहीं आ जाएगा ये पहले वाला। नहीं तो फिर सेबी फिक्स प्राइस कर देगा कि आप ये दिखावा मत कीजिए। फिक्स प्राइस में आ जाइए, फिर बुक बिल्डिंग में मत जाइए। ये आपने देखा होगा कि ये जो पूरा थोड़ा। अच्छा भाई, आपको पता है फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग में क्या फर्क है? जो बुक बिल्डिंग में 2 प्राइस होती है, रेंज होती है, वो तो अपनी जगह फिक्स प्राइस में एक ही होती है, लेकिन उसमें एक बड़ा फर्क ये है, बुक बिल्डिंग में आपको एप्लीकेशन देनी होती है, आप वो पंच नहीं कर सकते, इसलिए बुक बिल्डिंग आने बंद हो गए। ओके। हाँ, मतलब जो ये सॉरी, बुक बिल्डिंग में फिक्स प्राइस में आपको जाकर एप्लीकेशन सिंगल एक ही प्राइस की एप्लीकेशन दे देनी होती है। बुक बिल्डिंग में आपको भरना होता है वो सारा, तो ये इसलिए अब धीरे धीरे आई थिंक अब तो आना ही बंद हो गए फिक्स प्राइस। बहुत ही कम, कुछ 4-5 इश्यूज दिखे हैं जो पिछले 10-12 साल में, वो भी बहुत छोटी साइज के इस तरह के हो तो अलग बात। तो चलिए, ये आईपीओ को लेकर सेबी एक और रेगुलेशन बेहतर करने की तैयारी में, इस नियम को मतलब इसकी वो कहते हैं कि आत्मा से लागू किया जाएगा, खाली बोलने से नहीं। तो आईपीओ का प्राइस बैंड अब प्रॉपर होगा, ये सेबी तैयारी करने जा रही है। धन्यवाद ब्रजेश, ये बेहतरीन पूरी एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए। आइए करते हैं स्वागत नितिन जी का भी नितिन, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। अनिल जी, यहाँ पे हम लोग महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M की 960 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 19 रुपए में मिल रही है। 14 का स्टॉप लॉस होगा और करीब इसके टारगेट होंगे 30 रुपए के। M&M और पूरे ऑटो में आज बाइंग हो रही है और करीब 14-15% का M&M में OI एडिशन है, नया ब्रेकआउट है। तो M&M की हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, 30 से 32 रुपए का टारगेट रख रहे हैं, 14 रुपए का स्टॉप लॉस। M&M एक और ऑटो काउंटर जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है और सेकंड हाफ में ही इन सारे स्टॉक्स में तेजी आई है। तो ये जो चिप्स शॉर्टेज की टेंशन, परेशानी कम होती हुई दिख रही है, उसका सीधा प्रभाव आप बाजार में ऑटो काउंटर्स पर आते हुए देख रहे हैं। पर एक स्टॉक जो आज बाजार खुलने से पहले ही आइडेंटिफाई हो गया था, वाटेक वॉबैक, जरा इसकी चार्ट पुलअप करिए। अनिल जी ने स्टॉक ऑफ द डे में भी इसकी बात करी थी, अच्छी मूव के साथ खुला और उसके बाद और बड़ी गेन्स आपको आती हुई दिख रही है। तो स्टॉक ऑफ द डे 10% ऊपर इस समय वाटेक वॉबैक से 364 का लेवल। ज्यादा मौका मिला नहीं, 5% ऊपर ही खुला था, तो 3 टारगेट जो दिए थे 48 तक के उसके ऊपर, लेकिन अच्छा स्टॉक है पोर्टफोलियो में। इसलिए सुबह आप पूछ भी रहे थे, मैंने कहा ट्रेडर के लिहाज से थोड़ा मुश्किल है, 5% ऊपर खुलने के बाद हमारी हिम्मत नहीं होती, देखिए ईमानदारी की बात यही है। बट हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो आपके पास है पोर्टफोलियो में, भूल जाइए इसको। 3 साल के लिए कुछ कुछ स्टॉक है ना, प्राइस टारगेट से नहीं लेना चाहिए, टाइम टारगेट।
जैसे कि आईटीसी और उसका रीजन भी है, हमें पता नहीं ना प्राइस टारगेट कब आएगा, तो सेफ है। अगर आपने किसी को बोल दिया अच्छा आईटीसी ले लीजिए 200 हो जाएगा, तो वो जब तक 200 नहीं होगा रोज पूछेगा आपको, व्यूअर भी ट्वीट करेंगे सर कब होगा 200 सर। अब बोले 2 साल तक के लिए, अब 2 साल के बाद पूछेगा तब परेशान करेंगे अपने। ये शॉर्टकट है बचने के, क्योंकि जब आप ज्यादा पब्लिक से इंटरेक्शन करते हैं तो ये सब तरीके हमें समझ में आते हैं। आप में से किसी ने ये वाला तरीका इस्तेमाल किया है, और अगर नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। अगर किसी ने किया है तो मुझे बताओ कि हाँ भाई ये ले लो, लेके 2, 4, 5 साल के लिए भूल जाओ, फिर कोई आए तो बोलेगा अरे हो गई क्या 2-5 साल, आराम से रखो। नहीं किया तो जरूर करिएगा, इसमें बहुत सेफ्टी हो जाती है। बट वो एक मजाक की बात है, लेकिन वाकई में ये स्टॉक ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 2 से 3 साल के लिए लेके छोड़ दीजिए। आज तो इस पर दमदार रिपोर्ट भी आई थी। हाँ, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, खैर वो रिपोर्ट अपनी जगह है, बट अदरवाइज भी दीप बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वाला स्टॉक है। देखिए नीचे भी स्टॉक देखिए, वीएसटी टीलर, वी फॉर वाटेक, वी फॉर वीएसटी टीलर जो आज ट्रेडर्स डायरी में भी था, बिल्कुल कल जैन साहब का भी था, गजब का कमाल करता हुआ ये स्टॉक भी दिख रहा है। एक और स्पाइस जेट, आशीष कुकरेजा साहब ने रिकमेंड किया था, मुझे याद है पिछले हफ्ते एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में 8% का तेज एक्शन स्पाइस जेट में भी होता दिख रहा है। सुमित जी चार्ट्स देखेंगे स्पाइस जेट के जरा। अनिल जी देखिए, एविएशन स्पेस में पिछले 1-2 दिनों से अच्छा मोमेंटम बन रहा है, और स्पाइस जेट का जहां तक सवाल है 77-78 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 200 डीएमए लेवल्स टूटे हैं, इसमें एक तो 80 के ऊपर क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। 80 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो स्टॉक में फिर मोमेंटम बनेगा, और फिर ऊपर में 85 से लेकर 90 रुपीज तक का मूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल पोजीशंस होल्ड करें। 72-73 नीचे में सपोर्ट है, 80 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे फ्रेश बाय बनेगा 85 से 90 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए स्पाइस जेट, इस पर आपको करनी है खरीदारी। चलिए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है। सरप्राइजिंगली 2 बैंक्स मूवमेंट दिखा रहे हैं, बंधन बैंक और आरबीएल बैंक। अब देखते हैं ये कितने सस्टेनेबल हैं, बट दोनों में आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बंधन बैंक, नितिन जी कोई राय इस पर? 320 का लेवल है, बाकी बैंक आज प्रेशर में, बंधन बैंक डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है सर। देखिए बंधन बैंक, आरबीएल बैंक या बैंक निफ्टी, इनमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एक्सपायरी की तरफ जाएंगे वीकनेस बढ़ेगी। बंधन बैंक में 320, 322 ये थोड़े रेजिस्टेंस जोन पे है, तो यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी काफी प्रेशर है और हम लोग एक्सपायरी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये मंथली एक्सपायरी नजदीकी है, तो उसके ख्याल से बैंक निफ्टी में दबाव रहेगा, और बंधन बैंक 322-23 का रेसिस्टेंस है, यहाँ से नीचे आ सकता है, तो पॉसिबल है कि वापस 310 की तरफ आ सकता है। तो ये है आपके लिए बंधन बैंक। ज्यादा भरोसा मत करिए इस मूव पर, आई है मूव, बट वैसे स्टॉक में एक्शन आपको बड़ा नहीं होते हुए दिखेगा। डिक्सन टेक, इसमें अच्छा एक्शन होते हुए दिख रहा है, और चिप्स की शॉर्टेज की जो परेशानी है उसका इम्पैक्ट डिक्सन टेक पर भी हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ये भी बनाते हैं। अब शायद यहां से रिलीफ एक आता हुए दिख रहा है। कुणाल जी कोई राय डिक्सन टेक पर? देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपांशु, एक कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक वापस से कुछ तेजी के संकेत दे रहा है, और यहां पर देखिए जो सबसे क्रिटिकल लेवल है वो 5600 5600 के आसपास है। ये लेवल्स ब्रेक हो गए, एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आया तो फिर डेफिनेटली इस पर बाय करना चाहिए। इन स्तरों पर थोड़ा इसको रडार पर रखें, वेट करें, 5600 के ऊपर ब्रेकआउट हो तो बाय करें डिक्सन। तो ये है आपके लिए डिक्सन टेक, नजर रखें। चिप्स की शॉर्टेज खत्म होने से इनको भी फायदा मिलेगा। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, सीमेंट स्टॉक्स में बिकवाली आ रही है, एक एक करके सीमेंट स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है, तो मेरे पास सेल साइड का स्टॉक आया है इस बारी। सीमेंट के अंदर इंडिया सीमेंट मेरे को थोड़ा सा वीक लग रहा है, पिछले 3 दिनों से रोज ये सेलिंग दिखा रहा है, और आज इसने लास्ट 3 दिनों के लोअर लेवल्स पे आ चुका है और डेज लो ब्रेक कर रहा है अभी। तो इंडिया सीमेंट के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करे, 211, 210 ये ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 211 का स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे के अंदर मेरे को लग रहा है कि 195 या फिर 190 रुपीज तक के लेवल भी इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो सेल करके चलने का सलाह रहेगा इंडिया सीमेंट के अंदर। 211 का स्टॉप लॉस लगाना है, और नीचे में 195 से लेके 190 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, सीमेंट स्पेस का मोमेंटम रिवर्स होते हुए दिखा है, जैसे ही हमें खबर आती हुई दिखी थोड़ी देर पहले कि प्राइस हाइक्स के जो प्लान थे उसको डिले कर दिया है, और दिल्ली एनसीआर रीजन में करीब 15 रुपए पर बैग से प्राइसेस घटा भी दिए हैं इन कंपनीज ने। पर प्राइसेस की बात निकली है तो सीमेंट कंपनीज तो प्राइस हाइक डिले कर रही हैं, पर एक कंपनी जिसके प्राइस हाइक पर नजर थी वहां पर एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है, एशियन पेंट्स।
क्या फिर से दोबारा कंपनी प्राइसेस बढ़ाने वाली है? आइए इसके बारे में जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताएं क्या पता चल रहा है एशियन पेंट्स के बारे में? डेफिनेटली दीप, तो इस कंपनी के मैनेजमेंट से हमने खुद ने इनफैक्ट बात की और पता करने की कोशिश की कि क्या होने वाला है। तो कंपनी का कहना है कि दिसंबर से दरअसल ये कंपनी जो है वो फिर से एक बार प्राइस हाइक जो है वो लेने वाली है। आपको याद होगा हाल ही में कंपनी के नतीजे आए थे और उसके बाद हमने अपने चैनल पे इस कंपनी से बात भी किया था। तब कंपनी ने कहा था कि नवंबर में वो एक प्राइस हाइक लेंगे करीब 8 से 9% के आसपास की। वो प्राइस हाइक तो कंपनी ले चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से एक बार प्राइस हाइक जो है ये कंपनी लेने वाली है। और कुछ एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार करीब 4 से 6% के आसपास की प्राइस हाइक जो है वो कंपनी ले सकती है। देखिए, अगर आप देखेंगे ना तो इस पूरे साल में कंपनी ने लगातार प्राइस हाइक्स किए हैं। मुझे याद है मई के महीने में कंपनी ने प्राइस हाइक ली थी, जून के महीने में प्राइस हाइक ली थी। इनफैक्ट पहली छमाही में अगर आप देखेंगे तो करीब 7 से 8% के आसपास की प्राइस हाइक जो है वो कंपनी ऑलरेडी ले चुकी है। नवंबर के महीने में कंपनी ने करीब 8 से 9% के आसपास की प्राइस हाइक ली है, यानी कंपनी ऑलरेडी 17% के आसपास की प्राइस हाइक ले चुकी है। और आने वाले दिनों में 4 से 5% अगर आप पकड़ेंगे तो 20 से 22% के आसपास की कीमतें जो है कंपनी इस बार बढ़ाने वाली है एक ही साल में। जबकि आप इस कंपनी का इतिहास अगर आप देखेंगे तो पिछले 20 साल में ऑन एन एवरेज कंपनी ने केवल 3 से 4% के आसपास की प्राइस हाइक ली थी। तो इस बार जो प्राइस हाइक ले रही है वो ये ऐतिहासिक प्राइस हाइक है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इस कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, एक तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड और दूसरा कच्चा तेल। कंपनी की जो कुल रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें से करीब 20 से 25% के आसपास जो है वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का रहता है और 30 से 35% जो है वो कच्चा तेल का रहता है। और पिछले एक साल में कच्चा तेल दुगना हो चुका है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है उसकी कीमतें 20 से 25% बढ़ चुकी है। और टाइटेनियम डाइऑक्साइड को ये कंपनियां जो है वो इंपोर्ट भी करती है। तो लगातार जो कंपनियों की लागत बढ़ रही है उसके कारण प्राइस हाइक लेनी पड़ी और इसका इम्पैक्ट देखिए आप मार्जिन्स में भी देखने मिला है। Q3 FY21 में कंपनी के मार्जिन्स थे 26% के, जो अब गिर के करीब केवल 12% 13% के आसपास रह चुके हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है, प्राइस हाइक लेने के बावजूद कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो इंटैक्ट है। लगातार अगर आप देखेंगे तो 30 से 40% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ जो है ये कंपनियां डिलीवर करते जा रही है। यानी कि प्राइस हाइक के बावजूद कंपनी के जो ओवरऑल डिमांड है वो अच्छी है और शायद इसी वजह से कंपनी हिम्मत कर रही है लगातार प्राइस हाइक्स की। तो ये है एशियन पेंट्स लगातार प्राइस हाइक का ट्रेंड। जो इस साल का हाइक है वो बाकी कई सालों के एवरेज से काफ़ी ज़्यादा आपको आते हुए दिखा है और इसलिए स्टॉक में भी आप देख रहे हैं एक्शन थोड़ा। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चोपड़ा साहब, खबर नवंबर 12 को इन्होंने प्राइसेस बढ़ाए थे और अब दिसंबर में फिर से दाम बढ़ा रही है कंपनी। कैसे देखना चाहिए सर एशियन पेंट्स को और इस साल लगभग 20% के प्राइस हाइक्स? दीप, अगर आप क्रूड के प्राइसेस को आप देखें, जहां से उबाल आना शुरू हुआ तो वहां से मुझे लगता है कि ये जो कंपनी ने प्राइस हाइक्स किए काफ़ी जस्टिफाइड हैं। और कोई भी कंपनी अपने बॉटम लाइन पे असर नहीं लेगी, उसको एक पर्टिकुलर मार्जिन चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए। और एशियन पेंट्स हमारे मार्केट का दिग्गज है पेंट्स मार्केट का। तो मुझे लगता है कि ये दे आर लीडिंग द वे और प्राइस हाइक्स पास ऑन होंगे। और अगर आप रिकॉल करें, मैं पिछले 6-8 महीने से हाइपर इन्फ्लेशन की बात मैं करता आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो हैं वो थोड़े और भी बढ़ सकते हैं यहाँ से भी। और बहुत जल्द सेंट्रल बैंकर्स को कुछ करना पड़ेगा लिक्विडिटी के लिए, अदरवाइज बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि वो इतना ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी कमोडिटीज़ में या जो भी खपत वाले सामान है उसमें कि सिचुएशन संभालनी कठिन हो जाएगी और गरीब आदमियों के लिए, खास करके जो नीचे तबके के लोग हैं, उनके लिए बहुत समस्या हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छा कदम है कंपनी के लिए, तो बिल्कुल भी बुराई नहीं है। मगर हाँ, जो कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी हिट होती है जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं और बियॉन्ड अ पॉइंट जाते हैं तो लोग पेंट्स जैसी चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं डिसीजंस को कि अभी नहीं, 6 महीने बाद करा देंगे, शायद थोड़ा सस्ता हो जाए या तो ऐसा होता है क्योंकि डिस्क्रिशनरी में कहीं ना कहीं इसको हम गिन सकते हैं। तो वैसे तो कंपनी के लिए अच्छा है बट ओवरऑल मुझे लगता है कंजम्पशन भी हिट होगी। तो प्राइस हाइक अच्छा तो है लेकिन डिमांड कम होगी, ये आशंका बनी रह सकती है। आशंका और उम्मीद के बीच में इंतजार कर रहे हैं हमारे एक खास मेहमान। कौन सर? 2:30 बजे किसका टाइम है? सिटी साहब नहीं, वी फॉर विकास। उससे पहले वी फॉर विश्वेश भी है जो 2 बजे से इंतजार कर रहे हैं। आशंका ये है कि कहीं गिर न जाए, उम्मीद है कि बढ़ न जाए। इस बीच में विश्वेश जी मूड बना रहे हैं, बाय कॉल दूं या सेल कॉल दूं? विश्वेश जी कुछ डिसाइड हुआ?
देखिए अनिल जी, बहुत ही कश्मकश है। बैंक निफ्टी देख के डर लग रहा है अनिल जी। अगर 38,500 टूटता है जिसमें 25 लाख जैसे मुझे कई बार वो है ना हॉरर मूवी देख के वो राम से ब्रदर्स की आती है तो वो देख के डर लगता है, मैं देखता ही नहीं हूँ। अनिल जी लेकिन ये थोड़ा सा कंसर्न है अनिल जी। अगर बैंक निफ्टी 38,500 तोड़ रहा है अनिल जी तो अगला लेवल काफ़ी नीचे के आ रहे हैं, और मेरे हिसाब से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अगर डीपर होती है तो दिक्कत हो सकती है मार्केट में जी। तो थोड़ा सा कॉशियस मैं सजेस्ट करूँगा, लिवरेज लॉन्ग्स जो है वो कम रखे। जो चीज़ ऊपर जा रही है वो नीचे आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर स्टैंस। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, 0.55 का बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है, निफ्टी का भी 0.8 0.9 है। मुझे लगता है बाउंस हो सकता है, लेकिन लेवल्स के हिसाब से जो टूटा है मुझे लगता है अनिल जी थोड़ा सा वेट एंड वॉच इज़ बेटर आइडिया। बात तो सही है आपकी। थोड़ा सा मुश्किल भरा मामला दिख रहा है, पिछले कुछ मिनटों में तेजी से गिरा है। 2 बजे सिचुएशन बेहतर दिख रही थी, 18,080 के आसपास निफ्टी हुआ करता था वंस अपॉन अ टाइम, एक आधा घंटे पहले। और बैंक निफ्टी 38,500 के आसपास हुआ करता था, 475 480 के आसपास, और देखिए वहाँ से तेज़ गिरावट होती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी ने स्पेशली ज़्यादा वीकनेस दिखाई, 38,350 का लो तोड़कर इस फॉल का, इस करेक्शन का नया लो बनाया है बैंक निफ्टी ने आज। कल तक परसों जो बना था पिछले हफ्ते फ्राइडे को 38,348 का था, वो भी तोड़ दिया, वहाँ से 100-125 पॉइंट नीचे। तो बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन के संकेत दे रहा है। निफ्टी दिन के आखिरी सपोर्ट रेंज के आसपास है, जो है 17,975 18,025 की रेंज का, उसके आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी बच जाए तो ठीक है, नहीं तो निफ्टी बच जाए तो ठीक है। बैंक निफ्टी तो अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ नहीं रहा। ये आपके लिए इस वक्त पूरा का पूरा एक्शन। आइए बढ़ते हैं आगे और सेठी साहब से करते हैं मुलाकात। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। अच्छा हुआ सेठी साहब ने पहले हाँ कर दिया कि हाँ मैं 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी दूंगा, नहीं तो अभी जिस तरह से 15 मिनट में 100 पॉइंट गिरा है मार्केट, हो सकता है नोटा का इस्तेमाल भी कर लेते। अब तो फोन लगी गया, लाइन पे आ ही चुके हैं, देनी पड़ेगी, अब तो देनी पड़ेगी। सेठी साहब स्वागत है सर आपका, देंगे ना? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। नहीं अनिल जी, आज का तो बाजार बहुत स्ट्रॉन्ग बाजार है, अच्छा बाजार है। खाली आप निफ्टी को छोड़ दीजिए या एफ&ओ वाले स्टॉक से दूर हट के देखिए तो बाजार में सेक्टर्स और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी की कमी नहीं है। कई सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी है और इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी अच्छी तेजी रहनी चाहिए। अरे यही बात आप है ना, ये अपनी स्ट्रेटजी के बाद फोन रखने के बाद है ना, विश्वेश जी को फोन करके समझाना जरा। विश्वेश जी हमारा मूड ही ठीक नहीं होने दे रहे, बताएं सर क्या क्या खरीदना है। हाँ बिल्कुल अनिल जी, 2 स्टॉक्स, दोनों जैसे मैंने कहा कैश मार्केट के स्टॉक्स है और दोनों में खरीदारी करनी है और बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक्स है अनिल जी। जी बताएं सर, पहला कौन सा है? पहला स्टॉक अनिल जी एक ऐसे सेक्टर से है जो आज सुर्खियों में है, ऑटो सेक्टर, जो कि जिस तरह से खबरें आई सुबह सुबह मलेशिया से, जो सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज की जो दिक्कतें हैं वो दूर होने के पूरे अब आसार नजर आ रहे हैं। वहां पे 100% कैपेसिटी पे काम हो रहा है, तो उसके कारण हम ऑटो स्टॉक्स में तो तेजी देख रहे हैं, साथ साथ में ऑटो कंपोनेंट यानी ऑटो एंसिलरी कंपनीज में भी अच्छी तेजी देख रहे हैं। हाल ही में मतलब फ्राइडे को सुप्रजीत इंजीनियरिंग रिकमेंड किया था 370-72 के लेवल पे, आज वो 450 के लेवल पे आ गया 2 दिन में। अनिल जी एक स्टॉक जो आज आइडेंटिफाई करा है वो है संधार टेक्नोलॉजीज, जो कि अभी 279-280 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। एक दमदार ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो कि मेनली सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाती है। ये दुनिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है 2 व्हीलर लॉक्स की। फिर इसके अलावा ये जो पैसेंजर व्हीकल्स के लिए सीट बेल्ट पुल होते हैं वो 28% ग्लोबली मार्केट शेयर है। फंडामेंटल सॉलिड है, अच्छे नतीजे हैं और इनके अराउंड 29 तो प्लांट्स है भारत में। इसके अलावा 2 प्लांट है स्पेन में, 1 है मेक्सिको में। फिर कई सारी इंटरनेशनल कंपनीज फ्रॉम कोरिया, जापान, चाइना, उनके साथ कोलैबोरेशन है। और अनिल जी इसके साथ, इस कंपनी के साथ एक और खास बात है, टेस्ला ने 3 कंपनी आइडेंटिफाई करी भारत में ऑटो कंपोनेंट सोर्स करने के लिए। उस 3 में से एक कंपनी ये है संधार टेक्नोलॉजीज। उसके अलावा सोना, BLW और भारत फोर्ज है। और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 70% की हिस्सेदारी है। फिर DII, FIH 16.3% ओन करते हैं, जिसमें ICICI, निप्पॉन, कोटक, DSP और
आदित्य बिरला सन लाइफ है। मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है, पार्टिसिपेट नहीं किया आज की तेजी में। 280 के लेवल पे खरीदारी करनी है। 305 310 के टारगेट है और 270 का छोटा स्टॉप लॉस अनिल जी। 310 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी, 270 के छोटे स्टॉप लॉस के साथ। संधार टेक्नोलॉजीज, ये है वो बेहतरीन स्टॉक जहां पर सेठी साहब है पॉजिटिव और बुलिश भी। सेठी साहब बताएं दूसरा स्टॉक आज के लिए। दूसरा स्टॉक अनिल जी वो भी एक पसंदीदा सेक्टर मिड कैप आईटी का, जहां से भी मैंने कई सारे स्टॉक हाल ही में रिकमेंड किए। स्टॉक का नाम है न्यूजन सॉफ्टवेयर, जो कि अभी 593 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कारोबार में है, जिसमें वर्क फ्लो ऑटोमेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और इमेजिंग, ये जो हाई ग्रोथ वाले फील्ड है यहाँ पे काम करती है। सॉलिड फंडामेंटल है। सितंबर क्वार्टर में नतीजे भी बहुत ही दमदार से 37 करोड़ का पैट था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 21 करोड़ के सामने 37 करोड़, तो एक दमदार ग्रोथ दिखाई है। फिर इवन वाईओवाई भी देखेंगे तो 29 करोड़ के सामने 37 करोड़। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 27%, बहुत ही कम ऐसी मिड कैप आईटी कंपनी है जो कि इस तरह के मार्जिन पे काम करती है। जीरो डेट कंपनी, पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 31%। फिर FIS इसमें 28% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें HDFC है, गोल्डमैन सैक्स, फिर आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मलाबार फंड। इसके अलावा एक MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी 1.61% स्टेक ओन करती है इसमें। इससे ये जो MIT के ओन स्टॉक्स है, सबने कमाल किया पिछले 1 साल में। इसी लाइन में मैंने IEX को 200 के लेवल पर रिकमेंड किया था जब MIT का उसमें इन्वेस्टमेंट था, और अभी भी है। इसके अलावा मुकुल अग्रवाल का भी इन्वेस्टमेंट है, 1.57% की स्टेक है। ये स्टॉक भी अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करें। 625 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 580 का स्टॉप लॉस। 580 के स्टॉप लॉस के साथ 625 के टारगेट के लिए न्यूजेन सॉफ्टवेयर, ये है वो कंपनी जिसमें आप करें खरीदारी। मिड कैप आईटी और ऑटो एंसिलरी, ये दोनों ही आज की दमदार थीम है, और ये थीम्स आपके लिए ट्रेड करती हुई दिख रही है तेजी की तरफ। यहाँ पर करें आप फोकस, ये है आपके लिए एक्शन वाला पूरा का पूरा। दोनों स्टॉक सेठी साहब की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं, दमदार एक्शन है। लेकिन आइए फोकस करते हैं, 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी कर ली जाए। 2:30 बजे टाइम तो हो ही चुका है, कर लेते हैं। बिल्कुल, आइए चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रेटेजी के लिए। थोड़ा नर्वस करने के लिए बाजार 18,000 के नीचे भी गए थे, हालांकि निफ्टी रिक्लेम करते हुए दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो जो सडन फॉल हमने देखा, थोड़ा सा सडन फॉल हमने डाउ फ्यूचर्स पर भी देखा, हालांकि उतना बड़ा मूव नहीं आया था, बट सपाट कारोबार कर रहा था। सडनली 50 पॉइंट गिरा डाउ फ्यूचर्स, अब करीब 40 पॉइंट नीचे दिख रहा है सर। नास्डैक फ्यूचर्स मामूली से गिरावट है, हालांकि सुबह पॉजिटिव ट्रेड हो रहा था, तो थोड़े अमेरिकी फ्यूचर्स भी रिवर्स हुए हैं। ऐसी कोई भारी गिरावट नहीं है, बट थोड़ा रिवर्सल आपने आते हुए दिखा है। यूरोप के बाजारों में ठीक ठाक कारोबार हो रहा है, बल्कि फ्रांस और जर्मनी में हल्की बढ़त ही आपको दिखेगी, बट बहुत ही सीमित रेंज में है पिछले कुछ समय से। और एशिया में आज हमने हांगकांग में 1.25% की तेजी देखी, जापान के बाजार भी पॉजिटिव क्लोज हुए, तो ठीक ठाक संकेत रहे हैं। जो प्रेसिडेंट बाइडेन और चीन के शी जिनपिंग के बीच वर्चुअल समिट भी हुई थी, वो भी ठीक ठाक गई, वहां से कुछ नेगेटिव एटलीस्ट डेवलपमेंट नहीं आते हुए दिखा। तो ग्लोबल मार्केट्स तो ठीक है सर, बताएं हमारे बाजार में क्या चल रहा है। हमारे बाजार में दीप टाइम पास चल रहा है। कुछ सेल ऑन रैली नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत जोर से बिकवाली हो, बीच बीच में खरीदारी भी आ रही है। अब आप देखो पिछले 15 मिनट 20 मिनट छोड़ दो तो कौन सा खराब है, फिर तो ठीक था। हाँ। है ना, दिन भर वही आप 18,000 के, मतलब 18,100 के आसपास ही आपने ज्यादातर वक्त बिताया, 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे। सो डेटा क्या कह रहे हैं पहले वो बता दूं। 18,000 सपोर्ट है, 17,975, 18,000 आसानी से नहीं टूटना चाहिए। 47 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में हाईएस्ट है, होल्ड करेगा। कमजोरी 17,975 के नीचे से ही गिनिएगा, उसके नीचे नहीं। पॉइंट नंबर 1, 18,100 पार नहीं होगा। अच्छा, आज 18,100 नहीं होगा, ठीक है, 18,125। सो 17,975, 18,000 सपोर्ट है। 18,075, 18,125 रुकावट है। क्यों? 18,100 के कॉल्स पर 58 लाख शेयर है, जिसमें से 26 लाख शेयर आज ही जो है तगड़ी कॉल राइटिंग हुई। तो चलो कॉल राइटिंग हो गई, ये खड़े हो गए दीवार बना के, हम ऊपर नहीं जाने दें। लेकिन यहां पर जैसे ऊपर आएंगे, जो अभी हुआ, तो कुछ पुट राइटर्स हैं जिन्होंने पुट बेचकर तेजी की पोजीशन बनाई। 18,100 के पुट पर भी 35 लाख शेयर है, ये रिस्क पर हैं। तो जैसे 18,100 के आसपास आते हैं तो थोड़ी निकलने की कोशिश उन पुट राइटर्स की भी होती है जो पुट बेचकर बैठे हैं। करेक्ट, तो दोनों का दबाव है। एक जिसको बेचना है वो बेचेगी, चलो ऊपर आया 18,100, एक कॉल बेचते हैं, प्लस जिसने पुट बेच रखा है वो अपनी शॉर्ट कवरिंग करने के लिए आता है एक तरह से। और गिरता है। सो इसलिए आज से भी दोनों तरीके से दबाव। तो 18,100
उसके आसपास 25 पॉइंट इधर 25 पॉइंट उधर 18,075 18,125 एग्जिट रेंज है आज के लिए, 17,975 18,000 प्रॉफिट बुकिंग, मतलब शॉर्ट कवरिंग या हल्की फुल्की खरीदारी स्टॉप लॉस के साथ, ये आपके लिए निफ्टी के लेवल। अब आइए बैंक निफ्टी, 38,500 के नीचे खराब हो गए हम, मतलब अच्छे वाले खराब हुए थोड़े। क्यों? 38,500 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 26 लाख शेयरों का, उसके नीचे आ गए तो खराब है। चलो कोई बात नहीं, 26 लाख शेयर जो है वो रिस्क पे आ गए, समझ में आता है। लेकिन उससे ज्यादा डीप ये कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जहां पर है उससे ज्यादा 38,500 के कॉल राइटर्स खड़े हैं 38 लाख शेयर, तो कॉल राइटिंग तगड़ी होकर रखे। 38,500 से 39,000 के बीच में भरपूर कॉल राइटिंग है, तो बैंक निफ्टी तो खराब ही है, खराब हो गया। बैंक आपने कहा भी था 350 के नीचे इंट्राडे में खराब है, और अगर आज 38,500 के नीचे बंद होता है तो बैंक निफ्टी खराब है। तो बैंक निफ्टी में कंफर्ट नहीं आ रहा, बाकी ठीक है। सो बैंक निफ्टी तो लेना ही नहीं है, ऊपर आए 38,500 38,600 की रेंज में तो हल्के हो जाइए, निफ्टी 18,100 के आसपास आ जाए तो हल्के हो जाइए, बस सिंपल। तो ऊपरी स्तरों पर हल्के हो जाइए, निचले स्तरों पर थोड़ी खरीदारी है। हालांकि बैंक निफ्टी आपको ज्यादा कमजोर इस समय दिखेगा निफ्टी के मुकाबले में, एक्शन वहां पर है। और बैंक की बात निकली है तो लंबे समय बाद 500 का स्तर गिव अप किया है एसबीआई ने। एक बार जरा वागले साहब से एसबीआई के चार्ट चेक लिया जाए। वागले साहब, 500 के नीचे आते हुए दिखा एसबीआई, 2% की गिरावट है, परसेंटेज वाइज उतनी बड़ी फॉल नहीं है, बट ये जो 500 के नीचे आया कितना अहम है और अगला सपोर्ट कहां है सर एसबीआई के लिए? दीपांशु, माइल्डली निगेटिव है ये मैं कहूंगा। 491 का अगला टारगेट है, मतलब 490 का ही पकड़िए। मुझे नहीं लगता है समय वो ब्रेक होगा, मैं इतना ज्यादा बेरिश नहीं हूँ। हल्की सी करेक्टिव मूव जो एक्सटेंड हो सकती है। हाँ, अगर क्लोजिंग 490 के नीचे होता है फिर मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि फिर और थोड़ा फॉल आएगा, फिर 475 478 तक नीचे जा सकता है। मैं 490 के उधर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढूंगा। ठीक है, तो नजर रखते हैं, थोड़ा सपोर्ट के करीब है, माइल्डली नेगेटिव है ये जो लेवल एसबीआई ने तोड़ा है, बट देखते हैं फिर यहाँ से कैसा एक्शन लेगा, क्योंकि काफी एक्टिव रहा था एसबीआई, बट अब वो भी थोड़े दबाव में आपको आते हुए दिख रहा है। एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक, इंडसइंड, यहाँ पर तो आप प्रेशर वैसे भी देख ही रहे हैं इस समय, नजर रखते हैं। तो कुछ ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स पर एक्शन आपको दबाव वाला आते हुए दिख रहा है, पर जो न्यू एज कंपनीज हैं, दमदार लिस्टिंग के बाद कुछ और अच्छी खबर भी इनके लिए आती हुई दिख रही है। आइए जानते हैं जो रिसेंटली बाजार में एंट्री हुई है न्यू एज कंपनीज के लिए, वहां पर क्यों करना चाहिए आपको फोकस। देवांशी है हमारे साथ तैयार। देवांशी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, देखिए आप बहुत ही इंटरेस्टिंग अब ये बात होती हुई दिख रही है कि हम जब डिस्कस कर रहे हैं कि क्या न्यू एज कंपनीज को यहाँ पे खरीदारी होती हुई दिखेगी, क्या एक्सटेंडेड गेन्स यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो आप देखिए जो म्यूचुअल फंड रिक्लासिफिकेशन होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं। सबसे पहले तो जनवरी में होते हैं और दूसरी बार जून में होते हैं। जून खत्म हो चुका है, अब जो दूसरी बार रिक्लासिफिकेशन होता हुआ दिखेगा वो जनवरी में आता हुआ दिखेगा। और अब ये माना जा रहा है क्योंकि जो कुछ ऐसी न्यू एज कंपनीज हैं उनकी लिस्टिंग दमदार होती हुई दिखी, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी पार जाता हुआ दिखा है, तो सीधा जो आप म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज होती है उसमें लार्ज कैप कैटेगरीज में इन स्टॉक्स को शामिल किया जाएगा। उसमें भी आप देखिए 2 ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि नाइका और जोमैटो, दोनों ही 1 लाख करोड़ के पार अभी भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं उनके मार्केट कैप, तो ये दोनों तो कंपनीज आती हुई दिखेंगी। और हाल ही में आप देखिए जिस तरह से हम देखेंगे पॉलिसी बाजार, तो ये भी यहाँ पे लार्ज कैप में आता हुआ दिखेगा। तो ये 3 कंपनीज आएंगी जो कि सीधा इसका जो डेब्यू होता हुआ दिखेगा वो लार्ज कैप कैटेगरी में होगा। और इसी के चलते आप देखिए पॉजिटिव बाइंग म्यूचुअल फंड की तरफ से आती हुई दिखेगी, क्योंकि उनको अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करना होता है और वहां पे उनको खरीदारी करनी होती है। तो इसके चलते ये तीनों कंपनीज में इनफ्लोज आने की बात की जा रही है। इसके सिवाय आप देखिए क्लीन साइंस, नोवोको विस्तास, आदित्य बिरला सन लाइफ और साथ ही एप्टिस वैल्यू हाउसिंग, ये कुछ और नई कंपनीज हैं जो यहाँ पे माना जा रहा है कि जो मिड कैप कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की वहां पे ऐड होती हुई दिखेगी। और इसी के चलते इन कंपनीज में भी आने वाले समय में इनफ्लोज अच्छे खासे आते हुए दिखेंगे। इसके सिवाय जो ऑलरेडी कंपनीज लिस्टेड हैं वहां पे कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पे बहुत ज्यादा तेजी होती हुई दिखी है। तो इनकी अगर बात करें तो माइंडट्री, एसआरएफ, बीआई इंडस्ट्रीज, एम्फेसिस, आईआरसीटीसी और गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां से जो ऑलरेडी मिड कैप में थी वो लार्ज कैप में आते हुए दिखेंगे, और दूसरी तरफ जो स्मॉल कैप में थे वहां से मिड कैप में आते हुए दिखेंगे। आईएक्स, हैप्पीएस्ट माइंड और नैल्को, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी मिड कैप में थी लेकिन अब स्मॉल कैप में थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि वो मिड कैप में आती हुई दिखेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है न्यू एज कंपनीज का डेब्यू होगा, दमदार लिस्टिंग होती हुई दिखी और अब म्यूचुअल फंड कैटेगरी में सीधा लार्ज कैप में शामिल होंगी।
सीधा लार्ज कैप में सर, टॉप 100 कैटेगरीज में 100 टॉप बन जाएगा जोमेटो। बिल्कुल, मैं अभी फिलहाल लिस्ट देख रही थी और आप देखिए सिर्फ टॉप 40 कंपनीज ऐसी हैं जिनका 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है। ये कुछ नहीं है, थोड़े दिन बाद आप देखेगा निफ्टी में दिखेंगी बहुत सारी कंपनियां, आने वाले समय में डेफिनेटली निफ्टी में दिखेंगी। आप सोचो कभी, मतलब मैं आपको बताऊं 7-8 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते डिवीज निफ्टी में होगा। यस सर, डेफिनेटली। 5 साल पहले भी किसी को पूछते तो नहीं सोच सकता, डेफिनेटली, है ना। अब ये सारी कंपनियां न्यू एज का, अब इसमें देखिए हर वक्त ये चर्चाएं तो रहेगी कि वैल्यूशंस क्या हैं क्या नहीं है जी। वैल्यूशन के हिसाब से देखें तो कोई जस्टिफाई करने की बात नहीं, लेकिन निफ्टी के जो वैल्यूशंस आज हैं वो इतिहास में कभी रहे ही नहीं। यस सर। अगर मार्केट पूरा ही महंगा है तो बहुत कुछ चीजें महंगी है, मार्केट इरेशनल है तो स्टॉक्स उससे ज्यादा इरेशनल है। अब इरेशनल का डिसाइड करने वाले आप और हम कोई नहीं है, हम अपना डिसाइड कर सकते हैं कि हमें पसंद है या नहीं है, हमें लगाना है या नहीं लगाना। करेक्ट, बिल्कुल। एक स्टॉक है, एक आदमी बेचने को तैयार है एक प्राइस पे, एक खरीदने को तैयार है, दोनों का अपना पैसा है, अपना व्यू है, अपना विजन है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, अब उसमें डिबेट हो सकती है कि जो लॉस मेकिंग कंपनियां हैं जो कब बड़ी बनेगी, कब प्रॉफिटेबल होगी, क्या उसका इतना वैल्यूएशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये अपना अपना व्यू है। ठीक उसी तरह से जैसे क्रिप्टो करेंसी पे है कि किसी का व्यू है कि पैसा बनता है क्यों नहीं अलाउ करना चाहिए, सबका अपना पैसा है, किसी से आप दूसरे का पैसा तो नहीं ले रहे। सो अपना अपना व्यू है, हर एक के व्यू की रेस्पेक्ट करना चाहिए। इसमें पॉइंट सिंपल है, आपको जो समझ में आए वो कीजिए। अगर आपको समझ में आता है कि नए ज़माने के बिजनेसेस में पैसा लगाना है तो लगाइए, आपको नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ बता दूं, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा दोनों जगह बनेगा। अगर आप अपने को जो समझ में आता है, आपको जो नॉलेज है, आपका जो कन्विक्शन है उसके साथ डटे रहेंगे तो आपको वैल्यू स्टॉक्स में भी पैसा बनेगा। करेक्ट। और अगर आपको ग्रोथ स्टॉक्स के साथ जाना है तो वहाँ भी बनेगा। हर एक का अपना टाइम होता है, अपना करने। तेजी के वक्त ग्रोथ स्टॉक्स बड़ा पैसा बना कर देते हैं, करेक्शन आता तो जोर से गिरते हैं। मंदी के वक्त वैल्यू स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा मौका देते हैं, लास्ट में बढ़ते हैं, लेकिन जब बढ़ते हैं तो 5 गुना 10 गुना वो भी होते हैं। सो आपकी जो स्टाइल है इन्वेस्ट करने की उसके साथ रहिए, न दूसरों से ज्ञान लेना है न देना है, बिल्कुल कन्विक्शन रखना है, कन्विक्शन रखना है। हाँ। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, जो बदल रही है बाजार में और जो बदल रही है उससे आंख बंद करेंगे तो चलेगा नहीं। और वो ये सारे स्टॉक्स इतने बड़े होते जा रहे हैं जो एक दिन निफ्टी का हिस्सा बनेंगे, सेंसेक्स का हिस्सा बनेंगे। तो जो कंपनियां सेंसेक्स और निफ्टी का हिस्सा बनने को तैयार है, जो इंडेक्स का हिस्सा बनने को तैयार है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इसलिए मैंने इस बार दिवाली पर दीप यही कहा कि इस साल मुझे सीखना ही है ये। हाँ। और मुझे खुशी इस बात की मैंने सीखना शुरू कर दिया। और इसीलिए देखिए पीबी फिनटेक का आईपीओ था, जोमेटो से मैंने सबक ले लिया। जोमेटो में व्यू गलत होते ही अपने समझ में आ गया कि कुछ तो अपनी थॉट प्रोसेस में गड़बड़ है, और वहाँ से समझ में आया कि नहीं, इन कंपनियों को किस तरह से देखा जा रहा है और क्यों इनमें थोड़ी रिस्क के साथ थोड़ा पैसा लगाया जा सकता है। अब आज देखिए पीबी फिनटेक अगर पैसा लगाया तो 25% बन गया ना, 20% बन गया ना, बिल्कुल। सो वैसा है। सो एनीवे, ये सारी चीजें तो नए जमाने के बिजनेसेस को पैसा लगाए ना लगाए, इग्नोर ना करें, देखें, समझें, जाने, फिर समझ में आए, कन्विक्शन आए तो लगाइए। यही तरीका बढ़िया है। एक बार जरा चोपड़ा साहब से भी राय ली जाए। चोपड़ा साहब, आपको पसंद है कोई स्टॉक है ये हाल ही के नए जमाने के जो लिस्ट हुए हैं, या फिर कोई ऐसे ई कॉमर्स टाइप की कंपनियां? अनिल जी, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और समहाउ आप मुझे कॉल मी ओल्ड फैशन ओल्ड स्कूल, बट अभी तक मैं वैल्यूएशंस को नहीं समझ पाता हूँ। आज मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था सुबह जिसमें पीबी फिनटेक के सीईओ कह रहे थे हमारे जैसी कंपनीज को अगर प्रॉफिट करने को फोर्स किया जाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा। तो मैं ये समझ नहीं पाता कि एक टाइम था जहाँ पर शायद जो हम पुराने मार्केट में हैं या हमसे भी पुराने बहुत लोग हैं वो प्रॉफिट्स देखा करते थे, अर्निंग्स देखा करते थे, और जहाँ पे अर्निंग्स होती थी वहाँ अपने आप ही कंफर्ट आ जाता था और लगता था कि आज नहीं तो कल पैसा जरूर बनेगा। मगर जो कंपनीज आ रही हैं वो इतने जबरदस्त वैल्यूएशन पे आ रही हैं जहाँ पे मतलब 150, 125, 100 के ऊपर का प्राइस टू अर्निंग है और उसको नॉर्मल माना जा रहा है। अब मुझे नहीं पता, शायद मुझे समय लगेगा ये सीखने में कि मैं उसको नॉर्मल मानूं और डाइजेस्ट कर पाऊं इस तरीके की वैल्यूएशन। बट जब तक मेरे को पर्सनली बुक्स पे प्रॉफिट नहीं दिखता, अर्निंग्स नहीं दिखती, सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखती, प्राइवेट इक्विटी का पैसा लेके मोस्टली जो कंपनीज हैं वो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स का पैसा लेके काफी नुकसान करती रहती हैं और बहुत समय तक करती रहती हैं। पेटीएम भी एक एग्जांपल है जिन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान किया और बहुत अच्छे खासे लंबे समय तक किया। मगर कोई भी कंपनी जो अपने बलबूते पे चलती है वो ये काम नहीं कर सकती, वो इतना नुकसान सह ही नहीं सकती।
तो ये ग्लोबल मनी कब तक अवेलेबल है इस तरीके से नुकसान करने के लिए, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। मगर हाँ, इसके साथ साथ मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ये फ्यूचरिस्टिक कंपनीज हैं। मुझे नहीं पता ये फ्यूचर में प्रॉफिट कब बनाएंगी, मगर निश्चित रूप से जो जो यूजेज है, जैसे जोमेटो का ही आपने एग्जांपल लिया, मुझे लगता है कि बहुत सारी जो नई जनरेशन है, इंक्लूडिंग अस, मैं अपने आप को भी उसमें गिनता हूँ, हम लोग जोमेटो और स्विगी के आदी होते जा रहे हैं। और अब जो है वो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और उसमें जो आसानी है, जो ईज़ है, उसको भी एंजॉय करते हैं। मगर बैलेंस शीट वाइज अनिल जी मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ। थोड़ा समय मुझे चाहिए, जब तक मैं इनमें प्रॉफिट्स नहीं देख पाऊंगा तो शायद अभी मेरे लिए कठिन होगा रिकमेंड करना। नहीं, आप बिल्कुल, मैं आपके विचारों से 100% सहमत हूँ। और कोई ज़रूरी नहीं कि रातों रात आपने जो 30 साल 40 साल 50 साल में सीखा वो बदल ही लें, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमने जो सीखा है, जिसके दम पर हमें सफलता मिली है, हम उसको आसानी से भूल कर दूसरी चीज़ों में ना भी करें, तो आपकी नॉलेज कर, आपकी जो कन्विक्शन है, उसमें भी पैसा बनेगा सर, कोई सवाल ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन चलिए, बहुत कुछ बदल रहा है बाजार में, और इस बदलते हुए समय के साथ आपको भी नज़र रखनी चाहिए बाजार में क्या कुछ हो रहा है। तो नए ज़माने के बिजनेसेस के साथ आपको नए ज़माने का इन्वेस्टर बनने की भी ज़रूरत है, ये भी बहुत ज़रूरी है। आइए बढ़ते आगे, कुछ नए ज़माने के बिजनेसेस के जो लिस्ट हुए हैं उनमें आप देखिए, एक और स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग है दी, मैक्रोटेक डेवलपर्स 10% ऊपर। ये आज का सरप्राइजिंग पैक है, इसलिए आज मैं सवाल लेना सुबह बंसल जी से यही पूछा था कि इसको खरीदना कहाँ है। नहीं तो QIP 8% के डिस्काउंट पे फ्लोर प्राइस, ठीक है, तो मैं यही सवाल पूछता था कि कितना गिरेगा, क्या है जिसके पास है उसे बेच देना चाहिए। नहीं तो जनरली सवाल ये था, लेकिन मैंने सवाल को इसीलिए फ्रेम किया कि खरीदना कहाँ है। तो 1150-1200 की रेंज में बंसल जी का कहना भी था। बंसल जी, अब वो तो हुआ नहीं, लेकिन क्या कुछ बड़े ब्रेकआउट हो रहे हैं क्या इस स्टॉक में? देखिए अनिल जी, बिल्कुल अनचार्टेड टेरिटरी में है, ब्लू स्काई जोन के अंदर है, तो नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है, तो टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। अब मैं बोलूंगा अनिल जी कि गिरावट पे खरीदें, बाय ऑन डिक्लाइन, तो अब आप पूछेंगे कि गिरावट कब आती है, तो जब भी करेक्शन आए खरीदें, जिनके पास है होल्ड करें। ठीक है, परफेक्ट है, डन, कोई दिक्कत नहीं, जब भी गिरावट हो तब खरीदें, ये है आपके लिए राय। आइए करते हैं मुलाकात बसीन साहब से। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। बसीन साहब, स्वागत है आपका। दोनों ही कॉल रॉकिंग, मदरसन और भारत फौज ऑटो इंडस्ट्री शेयरों पर खरीदारी की राय सही सटीक साबित हुई। आपके टारगेट्स लगभग दोनों ही हासिल हो चुके, मेरे ख्याल से दोनों पार ही हो चुके हैं। बताएं सर अपडेट। हाँ, गुड आफ्टरनून। तो देखिए अनिल जी, जैसे आपको कहा था IT एंड ऑटो और रॉकिंग, और अब आज नहीं तो कल आपको बैंक्स का मौका आएगा, क्योंकि अगर ऑटो में सेमीकंडक्टर वापस आ गया, डिमांड है, तो बैंक से ही फाइनेंसिंग होगी। अपडेट दे दूं, कल आपको इंडिगो दिया था 2390 रुपए, हो गया 2320 में दिया था। आपको M&M दिया था, वो देखिए न्यू हाई है 965। आपको मारुति के लिए बहुत लोगों ने मुझे ट्रोल किया है, मारुति 10,000 जाएगा, ये लिख के ले लो। हीरो मोटो आउट परफॉर्मर, मदरसन, सुमी, भारत फोर्ज और UPL तीनों के टारगेट एक्सीड हो गए। शॉर्ट में आपको टाटा स्टील और इंडसइंड बैंक था, दोनों के टारगेट हिट हो गए। अब 2 बाय 2 सेल हैं, और आपकी जो न्यू एज की बाय है उसी के ऊपर एक बाय है, आप कहें तो मैं टिप्पणी करूं। वाह सर, मजा आ गया। बताएं सर, पहला स्टॉक। तो पहला न्यू एज का ही है सर। जो न्यू एज का सबसे बड़ा जिसे हम कहते हैं इन्फोसिस है, वो है नौकरी। नौकरी इज द फादर ऑफ ऑल ऑफ दिस, और नौकरी का भाव कुछ भी नहीं चला। नौकरी का भाव तो 10,000 जाएगा, लेकिन अभी 6500 और 6525 में लीजिए। स्टॉप लॉस 6340 का, 6800 का भाव। नौकरी विल बी द बिगेस्ट, और फर्स्ट लिस्टिंग नौकरी की होगी, क्योंकि पॉलिसी बाजार हो गया, जोमेटो हो गया, एंड नौकरी इज गोइंग टू बी द वन विच विल अनलीश दैट, क्योंकि सबसे ज्यादा होल्डिंग उसकी है। सेकेंड बाय इज अगेन द फाइनेंसिंग में चोला फाइनेंस। मैं कह रहा हूं कि अब ये जो सीवीज में स्पॉट आया, उसमें चोला विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। 644-45 में लीजिए, 632 का स्टॉप लॉस, 665 का टारगेट। बेचने में है PFC 132 में बेचिए, 135 का स्टॉप लॉस, 128 का टारगेट। और REC 41.42 में बेचिए, 44 का स्टॉप लॉस, 138 का टारगेट। तो ये है आपके लिए 2 खरीदारी और 2 बिकवाली के स्टॉक्स आपके लिए। पहले मैं आपको सामने सब लेवल दे दूं। Naukri.com
यानी कि इन्फो एज यहाँ पर खरीदारी करनी है 6525 की रेंज में आए तो वहाँ पर खरीदारी कीजिए। 6340 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 6800 तक के टारगेट आपके लिए Naukri.com में आते हुए दिखेंगे। तो पहला स्टॉक तो ये जो आपको खरीदना है। चोला फाइनेंस 644 रुपये के आसपास खरीदना है आपको। 665 का टारगेट लगाना है और 632 का आपका होगा स्टॉप, यहाँ पर स्टॉप लॉस। पीएफसी और आरईसी दोनों बेचना है। 132-132.50 के आसपास पीएफसी बेचिए, 135 का स्टॉप लॉस, 128 तक फिसल सकता है और 141.50 142 में आप बेचिए आरईसी, 144 का स्टॉप लॉस लगाकर, और ये 138 तक नीचे आ सकता है आरईसी भी। तो आरईसी और पीएफसी दोनों बेचने की राय आपके लिए। आरईसी के लेवल से नोट कर लीजिए, 144 का स्टॉप लॉस, 138 का टारगेट। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम साहब, बैलेंस बनाने के लिए पूरा आपने 2 बाय 2 सेल दोनों दे दिया, बैलेंस बरकरार। आइए नितिन जी तैयार है बिगुल उनके लिए। बताइए नितिन जी। नितिन जी, अभी निफ्टी स्पॉट 18,000 15-16 के आसपास है, बट परसों एक्सपायरी है और इस बार एक्सपायरी में लग रहा है कि 18,000 हम लोग ब्रेक करेंगे और एक्सपायरी 17,900 17,850 आ सकती है। यानी यहाँ से 150 पॉइंट का फॉल निफ्टी में आ सकता है, इसलिए काफ़ी सेफ एंड स्मॉल स्टॉप लॉस ट्रेड है। हम 18,000 की पुट खरीदेंगे और 17,900 की पुट बेचेंगे। इसको बनाने में कुल मिला के 33 रुपये का प्रीमियम लग रहा है। यानी आप 18,000 की पुट खरीद लें और 17,900 की बेच दें तो कुल मिला के 32, 33, 34 रुपये का प्रीमियम लगता है। स्टॉप लॉस होगा डिफरेंस का 15 रुपया, यानी कि जो डिफरेंस जो 32-33 रुपये है, ये 15 रुपये डिफरेंस रह जाए तो आपका स्टॉप लॉस होगा। अदरवाइज इसके टारगेट मुझे ऐसा लगता है कि 80-85 रुपये तक आना चाहिए, यानी कि मुझे 50 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट मिल सकता है। टारगेट ये लग रहा है कि निफ्टी 18,000 का लेवल मोस्ट लाइकली कल ब्रेक होना चाहिए और 17,900 17,850 की तरफ इस एक्सपायरी जो वीकली एक्सपायरी है उसकी तरफ हम आ सकते हैं। तो वीकली एक्सपायरी से एक चीज याद आई। जी सर। आशीष जी बहुत दिनों से दिखे नहीं। लंबी छुट्टी बना रहे हो। नितिन जी पुट नहीं देते तो हम तो आशीष जी को भूल ही जाते एकदम। स्प्रेड बनाया। चलिए नितिन जी का स्प्रेड और वो भी पुट का, तो 18,000 का पुट खरीदे और 17,900 का पुट बेचे। ये है नितिन जी की तरफ से आपके लिए स्ट्रेटजी आती हुई। तो चलिए इस पर करेंगे फोकस और ये आपके लिए एक बढ़िया स्ट्रेटजी बन सकती है। थोड़ी कमजोरी हो सकती है। ये 15 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे आप और ऊपर का टारगेट जो बनेगा 80 और 85 का। जी बिल्कुल। तो नजर रखिए, एक बेयर कॉल आती हुई दिख रही है नितिन जी की तरफ से। स्प्रेड है वीकली एक्सपायरी का। पर आइए विश्वेश जी को भी एक कॉल देनी है बिगुल विश्वेश जी के लिए। विश्वेश के विशेष बताएं विश्वेश जी। देखिए, मैं काफ़ी टाइम से डेटा रिव्यू कर रहा था और मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि निफ्टी उतना बैरिश नहीं है। और निफ्टी का स्पेशली चार्ट देखें तो लास्ट 10-12 दिन एक साइडवेज कंसोलिडेशन में अप डाउन हो रहा है। तो दैट मीन्स निफ्टी मुझे नहीं लग रहा है 17,800 तोड़ेगा, कॉन्ट्रारी टू नितिन्स व्यू विच आई रिस्पेक्ट। मुझे लगता है उनका भी ओपिनियन है, लेकिन समवेयर मुझे लगता है डेटा इज एक्सट्रीमली इन द फेवर ऑफ अ बाउंस बैक। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.8 है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.55 है। तो मुझे लगता है यहाँ एक्सेसिवली बैरिश नहीं होना चाहिए। लेवल वाइज हम वापस 18 के ऊपर आ चुके हैं। तो स्ट्रैटेजी ये करनी है कि कौन से स्टॉक की वजह से हम शायद रिकवर हो सकते हैं। तो मैंने देखा कि बैंकिंग काफ़ी वीक है और बैंकिंग में भी आईसीआईसीआई बैंक आफ्टर द रिजल्ट 850 से काफ़ी नीचे आ गया है। आज आईसीआईसीआई बैंक ने 765 का लेवल टच किया। वो एक्चुअली एक गैप लेवल था जो प्री रिजल्ट था, रिजल्ट के बाद जब 10% वो खुला था। मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे तेजी करनी चाहिए, जबकि आईसीआईसीआई बैंक का पुट कॉल रेशियो 0.39 है। तो आईसीआईसीआई बैंक का कॉल ऑप्शन खरीदना है दीपांशु करंट लेवल पे करीबन 10 रुपये के आसपास मिल रहा है। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखना है 7 रुपये का। और मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ से तेजी होगी तो बैंक निफ्टी भी रिकवर करेगा, निफ्टी भी रिकवर करेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक का 770 का कॉल ऑप्शन 14 और 18 के टारगेट के लिए खरीदना चाहिए। दिस इज कॉम्प्लीमेंटिंग अ व्यू ऑफ बाउंस बट सेफ कंपेयर टू अदर थिंग। एट द सेम टाइम स्टॉप लॉस छोटा है। मुझे लगता है दिस इज अ वेरी सेफर ट्रेड। तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर विश्वेश जी की कॉल आ रही है और लोअर लेवल्स पर आप आते हुए देख रहे हैं कॉल। तो अच्छे एंट्री का मौका मिलेगा। 770 का कॉल खरीदना है 14 और 18 के टारगेट के लिए। एक बिगुल सुमित जी के लिए भी, सुमित के सुपर हिट।
बताएं सर। दीपांशु, एक और एक सेल साइड का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 2505। स्टॉक का नाम है एसीसी। एसीसी के अंदर कल एक रेड कैंडल फॉर्म हुई और आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड की कैंडल फॉर्म हो रही है, जिसके अंदर पिछले 5 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं। एसीसी के अंदर आज 2500 के नीचे अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो ये स्टॉक यहां से वीकनेस दिखा सकता है और फिर नीचे के अंदर जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एसीसी के अंदर वो करीब करीब 2460 और 2460 के लेवल टूटते हैं तो 2440 तक के लेवल एसीसी के अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 2540 2550 का है, तो 2540 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के एसीसी में बिकवाली करें। 2460 2440 तक के लेवल नीचे में ट्रेडिंग के लिहाज से 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पूरे के पूरे सीमेंट सेक्टर के अंदर एक बिकवाली, एक गिरावट आ रहा है और एसीसी के अंदर जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो 40 से 50 रुपए का फॉल यहां से देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो पूरे सीमेंट पैक पर रखिए नजर। जो प्राइस हाइक में देरी की खबरें आ रही हैं या फिर डिले करने की जो खबरें आई हैं उससे हम देख रहे हैं कि पूरा सेंटिमेंट खराब हो गया, क्योंकि बाजार ने प्राइस इन कर लिया था कि यहां पर दाम बढ़ने ही वाले हैं। तो अब एसीसी पर शॉर्ट कॉल है सुमित जी की तरफ से। पर आइए, अक्टूबर के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने क्या करा है, कौन से स्टॉक्स पर उनको ज्यादा पसंद आए हैं, खरीदारी करी और कौन से स्टॉक्स बेचे हैं, ये कुछ डिटेल्स हैं दिग्गज फंड एक्शन की कुशल के पास। कुशल, बताइए क्या कर रहे हैं घरेलू म्यूचुअल फंड्स। देखिए, 5 फंड हाउसेस का हमने एनालिसिस किया और यहाँ पर जिस कंपनियों के इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स होते हुए दिख रहे थे, वहाँ पर जो भी कंपनियाँ पास ऑन कर पा रही थी या तो उन पर फोकस बनाया या फिर जिन पर इनपुट कॉस्ट का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है उन सब कंपनियों पर जो फोकस है म्यूचुअल फंड हाउसेस का बनता हुआ दिख रहा है। इंटरेस्टिंगली, जहाँ पर नई खरीदारी हुई है वहाँ पर टेक्सटाइल स्पेस काफ़ी फोकस में है, जिसमें SBI का अगर आप देखें, जो SBI फंड हाउस है, उनका अक्टूबर में जो एक्शन रहा है उसमें गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, KPR मिल्स जैसे स्टॉक शामिल हैं। वहीं डेल्टा कॉर्प गेमिंग स्पेस से कंपनी का फोकस जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पूरी तरह जो एग्जिट हो रहे हैं उसमें FSL और दीपक नाइट्राइट शामिल हैं। दूसरी तरफ ICICI फंड हाउस का अभी अगर आप बात करें तो गेमिंग स्पेस से नजारा टेक्नोलॉजीज में इन्होंने फ्रेश खरीदारी की है। साथ ही जो न्यू सेट ऑफ लिस्टिंग्स हुई हैं उसमें सोना BLW जो EV पर बड़ा फोकस है जिनका, वहां पर भी आपको फ्रेश खरीदारी होती हुई दिखी है। दूसरी तरफ देवयानी इंटरनेशनल, विजय डायग्नोस्टिक्स और शारदा एनर्जी से यहाँ पर ये पूरी तरह से एग्जिट करते हुए दिखे हैं। HDFC फंड हाउस की जहाँ तक बात है वहाँ पे IDFC लिमिटेड, TVS मोटर्स, यहाँ पर भी EV का बड़ा प्ले होता हुआ दिख सकता है और इंडिया सीमेंट्स, इन 3 कंपनियों में HDFC फंड हाउस ने खरीदारी की है। दूसरी तरफ अमर राजा बैटरीज, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज और IB हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर बिकवाली हुई है और कंप्लीट एग्जिट देखने को मिला है। इनफैक्ट SBI के साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो निपॉन इंडिया है उन्होंने भी गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में फ्रेश खरीदारी की है और साथ ही सोना BLW एक और बाय। ICICI फंड्स के बाद निपॉन इंडिया ने भी यहाँ पर अपना रुझान क्लियर कट बाय का दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ AMI ऑर्गेनिक्स और किम्स KIMS यहाँ पर निपॉन इंडिया ने बिकवाली की है। इनफैक्ट UTI की अगर आप बात करें तो डेल्टा कॉर्प पे भरोसा इनका भी है। इनफैक्ट जो SBI फंड हाउस के साथ ही DCB बैंक और इंडिया सीमेंट्स, यहाँ पर भी इन्होंने फ्रेश खरीदारी की है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो पूरी तरह बाहर होते हुए दिखे हैं उसमें IB हाउसिंग, अगेन HDFC फंड हाउस के साथ साथ UTI ने भी बिकवाली की है। खादिम इंडिया और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर बिकवाली हुई है। बट लार्जली अगर आप देखें तो जहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, मतलब यहाँ पर इनका ऑलरेडी स्टेक था और जहाँ पर यहाँ पर बिकवाली की है, इन्होंने हिस्सेदारी अपनी घटाई है, उन सब शेयरों पर भी आपको फोकस रखना चाहिए। जहाँ पर लार्जली अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द फंड हाउसेज ने लार्ज कैप IT जैसे कि इन्फोसिस, HCL टेक, TCS में खरीदारी अपनी बढ़ाई है। साथ ही जो बैंक्स हैं उसमें HDFC बैंक और ICICI बैंक पर काफ़ी फंड हाउसेज का रुझान बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जो जहाँ पर बिकवाली हुई है 2 से ज़्यादा फंड हाउसेज की, वहाँ पर भारती एयरटेल और रिलायंस शामिल है। बिकवाली हुई है भारती एयरटेल और रिलायंस, ये इंटरेस्टिंग है। स्टॉक में तो हमने अच्छा एक्शन देखा है बट कुछ फंड्स की तरफ से बिकवाली आपको होती हुई दिखी है। तो ये है आपके लिए कुछ डिटेल्स किस तरह से फंड हाउसेस का एक्शन रहा है पिछले तिमाही में और कहां पर आपको रखनी नजर जहां तक एक्शन की बात है। थोड़ा एक्शन बाजार में भी है। निफ्टी में हल्की सी रिकवरी के आसार आते हुए दिख रहे हैं। 1850 पर अब निफ्टी आ रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे से रिवर्स हुआ है, 18350 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ होल्ड करते हुए दिख रहा है। तो नजर रखेंगे यहां पर। एक स्टॉक जिस पर अनिल जी और मेरी नजर गई थी सुबह, वेदांता, वापस एक्शन में आते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा मोमेंटम वेदांता आज अब फिर से आपको पकड़ते हुए दिख रहा है, नजर रखिएगा इस पर। एक और काउंटर जिस पे खरीदारी की इस समय आपको व्यू आ रही है, L&T इन्फोटेक, थोड़ा डिप हुआ था, अब वापस ये मोमेंटम में आ रहा है। कुणाल जी जरा राय दें, L&T इन्फोटेक के चार्ट पर अभी अभी थोड़ा एक्शन फिर से इसमें बनते हुए दिख रहा है।
परफॉर्मिंग स्टॉक है दीपांशु, इसको बाजार से कोई खास सरोकार नहीं है, लगातार स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, हायर बॉटम्स बन रहे हैं, एक ब्रेकआउट आया था 2 सत्र पहले और आज हम देख रहे हैं वापस से तेजी बनती दिख रही है। तो जिस किसी ने भी खरीद रखा है मुझे लगता है बिल्कुल निश्चिंत होकर के बने रहें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें 7200 पर। मुझे लगता है कि यहां पर 8000 के लेवल्स भी आ जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये है L&T इन्फोटेक, जहां पर यहां से भी 10% की तेजी और बन सकती है। 8000 के आसपास के लेवल आपके लिए आने की तैयारी में। आइए बढ़ते आगे और बैन से बेनिफिट का वक्त है, देखते हैं बैन लिस्ट कितने। 9 स्टॉक है ना? 9 स्टॉक है। 9 स्टॉक, डबल डिजिट हो सकता है। डबल डिजिट हो सकता है, यानी जानते हैं आशीष से। आशीष, 9 स्टॉक है? 9 स्टॉक है सर, लेकिन डबल डिजिट नहीं होगा क्योंकि बाहर निकलने के लिए भी काफी सारे स्टॉक हैं जो प्रयास कर रहे हैं। एक का तो पक्का हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर 79.58% हो गए फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशनमेंट, 80% से नीचे आ गई है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बाहर आ जाएगा। लेकिन इसी के साथ 2 स्टॉक ऐसे जो प्रयास कर रहे हैं लेकिन कंफर्म नहीं है कि बाहर आ पाएंगे कि नहीं। एस्कॉच पहले 81% है और पीएनबी यहाँ पर भी देखिए 81% है, अभी भी 80% के आंकड़े के नीचे नहीं आए लेकिन प्रोबेबिलिटी बनी हुई है और थोड़ा समय भी बचा हुआ है, तो हो सकता है कि इन स्टॉक्स पर भी फोकस रखना चाहिए। लेकिन आज के लिए पक्का बाहर आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन एंट्री भी होगी। तो अगर जो है उस हिसाब से तो एक आएगा एक जाएगा जी, तो बराबर हो जाएगा। अगर पीएनबी और एस्कॉर्ट्स ने कुछ कर दिया कम, हाँ, तो फिर डबल डिजिट में लिस्ट जा सकती है। नहीं, फिर तो और कम ही हो जाएगी, और कम हो जाएगी। करेक्ट, एंट्री वाला तो एक ही है स्टॉक, एक ही स्टॉक है। चलिए, तो ये है आपके लिए बैन लिस्ट। हम तो बीओबी बाहर आ जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा बाहर आ जाएगा और अनिल जी एंट्री होगी आइडिया की, वोडाफोन आइडिया, काफी लंबे समय के बाद आया है सर, बहुत लंबे समय के बाद। और अभी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है समय बचा हुआ है 96% है, 95% को क्रॉस कर दिया। ओके, ठीक है। चलिए, ये है आपके लिए, बॉर्डर पे है, थोड़ा अगर कम हो जाए तो ना भी आए बट आ भी सकता है। इस बीच जो ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर ये उड़ते हुए विमान जो अब थोड़ी देर में आपको एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग होते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री जी आप वहाँ देख सकते हैं इसका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए, और ये ताज़ा तस्वीरें आप देखिए किस तरह से विमान लैंड करते हुए नजर आए। गजब है, जबरदस्त विजुअल्स है ना? ये है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का, बिल्कुल, जिसे आप कह सकते हैं कि हमने भी इस तरह के हाईवे और इस तरह की रोड्स बनाई जहाँ पर विमान लैंड कर पा रहे हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है सर, बिल्कुल। तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक तरह से माइलस्टोन आप कह सकते हैं। फाइटर जेट उतरते हुए इस एक्सप्रेसवे पर आपके सामने, तो ये बेहतरीन तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं और गजब है, मतलब देखने में मजा आता है। और किस लेवल की एक्सपर्टाइज चाहिए कि बिल्कुल आप सर, ऐसा बनाने के लिए रनवे का मटीरियल ही अलग होता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि बहुत मजबूत प्रेशर लेना, जिस स्पीड से आते हैं। और कई बार हम फ्लाइट में बैठे होते तो जब चलते थे ऐसा हल्के हल्के झटके लगते हैं, जबकि कितना स्मूथ है उसके बावजूद आपको लगता है कि अरे हाँ, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्वालिटी की रनवे होनी चाहिए। तो अब उस क्वालिटी की रनवे के सामने आप सोचिए एक्सप्रेसवे पर ये फाइटर जेट उतरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीरें, जो फाइटर जेट्स आपको एक्सप्रेसवे पर उतरते नजर। हमारे हाईवे पे तो 40 से ज़्यादा स्पीड हो जाए वही काफ़ी है। थर्ड गियर में लग जाए तो उस दिन है ना, समझना है कि मतलब आज हमने गाड़ी चलाई है। जल्दी पहुंच जाएंगे। तो अगर मुंबई में आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो लॉन्ग ड्राइव को लॉन्ग टाइम वाली ड्राइव, टाइम से देखिए, टाइम के लॉन्ग ड्राइव का मतलब है कितने टाइम के लिए आपको ईस्ट से वेस्ट जाने में आधा पौन घंटा हो जाता है। लॉन्ग ड्राइव हो गई, आ जाइए वापस। काफी है। ओके, चलिए, जो एंजॉय कर सकते हैं वो करें, बिल्कुल करें, जरूर करें। ये आपके लिए बड़ा एक्शन वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस, तो बड़ा एक्शन वहाँ पर आ रहा है और बढ़िया विजुअल्स भी आपकी स्क्रीन पर एक स्टॉक जिस पर एक अच्छी मूव आई थी और मुझे लगा सुमित जी के रेडार पर भी आया होगा। सुमित जी, एनएचपीसी आज एक्टिव दिख रहा है सर, 5-5.5% ऊपर है, कोई राय एनएचपीसी पर? दीपांशु, स्टॉक के अंदर तो मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक के अंदर पिछले 7-8 दिनों, इनफैक्ट 10 दिनों के हायर लेवल्स पे भी आ चुका है। 34 के ऊपर सस्टेन करने पे स्टॉक में 36 रुपए से लेके 38 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने भी बाय का व्यू लिया हुआ है वो लोग पोजीशन होल्ड करें। 32.5 का नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 34 के बाद 36 से 38 रुपए तक के लेवल एनएचपीसी के अंदर देखने को मिल सकता है।
तो NHPC में आप एक बढ़िया मूव आते हुए देख सकते हैं, नजर रखिए इस काउंटर पर, अच्छा एक्शन आ रहा है। एक्शन में एक और काउंटर जो विश्वेश जी के रेडार पर है, एक बिगुल उनके लिए विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए दीपांशु, खरीदारी करनी है 300 स्ट्राइक इंडस टावर के कॉल ऑप्शन में, जो करीबन अभी 8 रुपये के आसपास मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिप आया, 7 रुपये तक भी ये मिले तो खरीदना चाहिए। 5 रुपये का स्टॉप लॉस, 12 रुपये 15 रुपये के टारगेट रहेंगे। अक्रॉस सारे स्टॉक्स अगर इसको देखा जाए तो एक 260 टू 300 का पुल बैक आया, तो उसके बाद पिछले 5 दिन से स्टॉक साइडवेज था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक शायद अप ट्रेंड वापस रिज्यूम करेगा और 315 320 की ओर जा रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है यहाँ पे दीपांशु की 300 की स्ट्राइक में हैवी कॉल राइटिंग है। हम लोग ऑलमोस्ट सेकेंड वीक ऑफ एक्सपायरी अप्रोच कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अनवाइंडिंग के चांसेस ऑलमोस्ट 24 लाख शेयर का वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। सो 300 स्ट्राइक का इंडस टावर का कॉल ऑप्शन, 5 रुपये का स्टॉप लॉस और ऑलमोस्ट 14 रुपये के टारगेट। तो इंडस टावर ये खरीद कर जाएं आप विश्वेश जी की तरफ से। कॉल ऑप्शन खरीदना है 300 की कॉल का। आइए एक फैक्टर जिसके बारे में सुबह भी हो रही थी चर्चा, थोड़े कमोडिटी कूल ऑफ जो हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक बहुत ही अहम कमोडिटी के दामों में हमने काफ़ी भारी गिरावट देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमने देखा आयरन ओर के दामों में तेज गिरावट आएगी। कैसे समझे इस मूवमेंट को और इसका असर कहां पर दिखेगा, जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए। दीपांशु, बड़ी गिरावट देखने को मिली है आयरन ओर में। अब देखिए पिछले साल कुछ एक तरफा तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अब मई में जो है एक पीक बना लिया, और आयरन ओर की कीमतों में आप देखें तो पीक से करीब 65% की गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ पर गिरावट का ट्रेंड है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि इनिशियली हमने देखा था कि पैंडेमिक से उभरने के बाद कई सारे देशों ने जो है बड़े इंफ्रा प्लान अनाउंस किए थे। इसके चलते स्टील की मांग में काफ़ी बड़ा इजाफा देखने को मिला था, तो स्वाभाविक है कि इसका असर जो है आयरन की मांग पे देखने को मिलता है। लेकिन अब सिनेरियो जो है थोड़ा सा अलग होता रहा है। फिलहाल आप देखिए जो मांग है वो कूल ऑफ होते हुए नजर आ रही है, और जो चाइना का रियल एस्टेट मार्केट है वहाँ पर भी हमने देखा कि एवरग्रांड का इशू है, उसके बाद भी चाइना में जो स्टील की डिमांड है उसमें गिरावट आई, और वहाँ पर जो इम्पोर्ट्स हैं लगातार 2 से 3 महीने में देखें तो चाइना में जो इम्पोर्ट्स हैं यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। 4 से 5% की गिरावट यहाँ पर आई है, और कीमतें जो है इसका बिल्कुल रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आप देखें तो जो आयरन ओर की कीमतें हैं इनमें लगातार नरमी देखी जा रही है। लेकिन चिंता तो है, लेकिन बड़ी चिंता नहीं है। एनएमडीसी जो कि भारत का सबसे बड़ा आयरन ओर प्रोड्यूसर है, इनके लिए कुछ खास चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए आयरन ओर की कीमतें लगातार कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में, लेकिन पिछले अपडेट के अनुसार आप देखेंगे तो एनएमडीसी ने जो अपनी कीमतें हैं इसमें कोई भी रिवीजन नहीं किया, अपने जो प्राइजेस हैं इन्हें कट नहीं किए। और इनफैक्ट मैनेजमेंट से जब हमने बात की तभी भी उन्होंने कहा कि प्राइजेस यहाँ पर सस्टेनेबल देखने को मिलेंगे, कुछ बड़ा करेक्शन की उम्मीद जो है भारतीय मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स के विपरीत अगर भारतीय बाजार में देखें तो अभी भी जो स्टील की डिमांड है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। और एक्सपोर्ट से तो इनकी आय बिल्कुल आती नहीं, एक्सपोर्ट करते ही नहीं है। जो भी कंजम्पशन, जो भी बिक्री है वो भारतीय बाजार में ही होती है। तो आयरन ओर की कीमतें तो घट रही हैं, लेकिन एनएमडीसी पर इसका ज़्यादा असर नहीं होगा। ओके, तो आयरन ओर की कीमतें घट रही हैं, बट एनएमडीसी पर ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। ऊंचाई से करीब 35% गिर चुका है एनएमडीसी। अब आगे प्रेशर आएगा या नहीं ये जानना जरूरी है। इस पर मैं चोपड़ा साहब की भी राय लूंगा। उससे पहले एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। वागले साहब बताएं सर। दीपांशु, मुझे एसटीबीटी में बेच के जाना है। आरईसी जो आई थिंक बसीन साहब ने भी इसके बारे में बात की, पर चार्ट पैटर्न बहुत वीक है। मल्टीपल सपोर्ट्स अराउंड 142 143 इसने ब्रेक किए हैं। अभी 140.30 140.40 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 143 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है। कल के दिन में ही 135 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 132 के टारगेट के लिए बिकवाली करके जाएं। ये है आपके लिए आरईसी पर वागले साहब का व्यू 135 132 के टारगेट के लिए। तो वीकनेस आ रही है, और पावर फाइनेंसर्स में हम थोड़ी कमजोरी देख रहे हैं। पावर स्टॉक्स में उतनी वीकनेस नहीं है। टाटा पावर सुबह एक्शन में था, अभी एनएचपीसी पर भी राय ली सुमित जी की तरफ से, बट वीकनेस है पावर फाइनेंसर्स में। आइए जय ठक्कर भी हमारे साथ हैं तैयार, कैश का ऑप्शन।
बताएं जय, गुड आफ्टरनून, क्या करना है? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, खरीदना है 18,100 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन निफ्टी का 124 पर ट्रेड कर रहा है मिंटू से। एंड यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस नीचे की तरफ प्लेस करना होगा 74 का। फर्स्ट टारगेट ऊपर में हम रखेंगे दीप, यहाँ पे ऑलमोस्ट बनकर आ रहा है जो है 180 का, 180 का फर्स्ट टारगेट होगा एंड दूसरा टारगेट बनेगा 200 का। 180 200 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे 124 पर 18,100 का पुट ऑप्शन इन द मनी पुट ऑप्शन है। मॉर्निंग में दीप मार्केट्स गिरे थे, यही 18,020-30 के आसपास थे। हमने कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया था, एक्सपेक्ट किया था कि बाउंस आएगा 18,100-150 के रेंज में, फिर 125 तक आया और वो 128 वाला कॉल ऑप्शन 18,000 वाला 170-173 चलेगा, तो उसमें एक अच्छा मुनाफा हुआ, अच्छा बाउंस देखने मिला। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सस्टेन नहीं हुआ ऊपर की तरफ एंड अब एक रिवर्सल हुआ। अब 18,150 के ऊपर जाता है तो ही तेजी करनी है, अदरवाइज दीप एक रिस्क है मार्केट में कि 17,850 तक के लेवल्स तक एक गिरावट आ सकती है। तो ज्यादा तो नहीं, बट 17,850 हम पहले टारगेट करेंगे, तो विच इज नियरली अराउंड 150-200 पॉइंट फ्रॉम करंट लेवल्स। तो रिस्क योर पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि पुट ऑप्शन लेकर चले तो बेटर होगा 18,100 का 124 पर। 18,100 का पुट खरीदना है इस समय, जय की राय आ रही है। तो थोड़ी वीकनेस बाजार में बढ़ रही है, 100 पॉइंट्स नीचे है निफ्टी, वापस 18,000 के स्तर पर बाजार आते हुए दिख रहे हैं और इस वीकनेस में 18,100 के पुट पर खरीदारी की राय है जय की तरफ से। अब देखते हैं कितनी और वीकनेस बाजार में रहेगी। कल की कुछ गेन्स भी कुछ स्टॉक्स रिवर्स कर रहे हैं। मेट्रोपोलिस बड़ा ब्रेकआउट कल देखा था, आज लगभग जितनी कल की गेन थी वो पूरी गिव अप करते हुए दिख रहा है आपको काउंटर। डॉक्टर लाल भी वीकनेस में आपको आते हुए दिख रहा है। मन्नापुरम पर ज्यादा गिरावट है, करीब 4% नीचे ये काउंटर भी आया है। पर एनएमडीसी की बात निकली थी और चोपड़ा साहब ऊंचाई से करीब 35% नीचे भी आ गया है, पर जैसे आशीष कह रहे थे कि अब यहां से शायद आयरन ओर के दाम और नीचे ना गिरे और घरेलू डिमांड ठीक रहेगी तो इनके प्राइसेस भी अच्छे रहने चाहिए। कोई राय सर इस काउंटर पर? दो तीन फंडामेंटल चीजें मैं बोलना चाहूंगा दीप। पहली बात, इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो 3.9 है। किसी कंपनी का अर्निंग्स इतना ज्यादा है और उसका प्राइस इतना अनजस्टिफाइबली लो है, मुझे लगता है कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो कंपनी, जो अभी मैं टीटीएम सेल्स नंबर्स देख रहा हूँ, करीब 24,500 करोड़ का सेल्स कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 60% का है, करीब 14,295 करोड़ का, और इसका ईपीएस देखें अगर टीटीएम ईपीएस तो 35 का है। तो ऐसा स्टॉक जहां पर इतना जबरदस्त ईपीएस आपको देखने को मिल रहा हो और वो आपको 130-40 पे मिल रहा हो तो कहीं पे डरने की जरूरत नहीं। फाइनली इसके अंदर से एक नगरनार स्टील प्लांट का एक डीमर्जर होना है जो आने वाले 1 से 2 महीने में हम देखेंगे। तो जिसके पास भी है बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, और अगर कोई ले सकें तो मैं ये भी रिकमेंड करूंगा 135-130 अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा लेवल है लेने के लिए, तो इसको लेके भी लंबी अवधि तक रखा जा सकता है। तो कहीं से कहीं कोई डर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल जो प्राइसेस गिरे हैं उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, और 1 से 2 दिन की बात है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं डाइजेस्ट हो जाएगी खबर, और मेटल्स में ऐसा नहीं है कि कोई समस्या दिख रही है मुझे शॉर्ट टर्म में। थोड़ा बहुत करेक्शन लाजमी भी था क्योंकि बहुत मेजर रनअप हुआ था पिछले 1.5 साल में, तो थोड़ा करेक्शन होने के बाद हेल्दी हो गए हैं। और मेरा जो पर्सनल टारगेट है एनएमडीसी का, मुझे लगता है दोबारा से 200 के पार ही जा सकता है। तो दोबारा से 200 के पार जा सकता है एनएमडीसी। 202 के करीब का इसका हाई था। देखते हैं वापस ये एक्शन में आता है कि नहीं। बट फिलहाल आयरन ओर के दाम गिरे हैं तो कुछ कंपनीज के लिए अच्छी खबर है, ऑटो काउंटर्स के लिए भी अच्छी खबर है। इनडायरेक्टली मेटल्स के दाम अगर कम होते हैं तो इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी थोड़ा इन्हें रिलीफ मिलना चाहिए। आगे देखते हैं क्या एक्शन आएगा, स्पेशली एल्यूमिनियम के दाम पर काफ़ी क्लोज रिलेशन ऑटोज का रहेगा। पर आइए एक कॉल दे रहे हैं नितिन जी बिगुल, उनके लिए निफ्टी के निशानबाज नितिन वरार का। बताएं नितिन जी। बैंक निफ्टी वीक हो रही है और लीडिंग एसबीआई है जो बैंक निफ्टी को वीक कर रहा है, और एसबीआई का डेटा काफी नेगेटिव है। तो एसबीआई की मैं पुट ऑप्शन ले रहा हूँ 495 की, जो एट द मनी पुट हो गई। ये आपको 8 रुपये 50 पैसे में मिलती है। 4 रुपये का स्टॉप लॉस होगा और 14 रुपये का टारगेट होगा। यानी कि एसबीआई के जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब 485 से 480 तक के टारगेट बन सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में करते हैं तो 502 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, बट रिकमेंडेशन जो है वो 495 स्ट्राइक की पुट ऑप्शन है जिसके टारगेट 14 रुपये हो सकते हैं।
तो 14 रुपए के टारगेट के लिए 495 की पुट खरीदनी है आपको एसबीआई पर, बिकवाली करनी है अगर फ्यूचर्स में तो 502 के स्टॉप लॉस के साथ आप बिकवाली भी यहां पर कर सकते हैं फ्यूचर्स में। बट पॉइंट यही है कि एसबीआई इस समय कमजोर हो रहा है, बैंक निफ्टी 450 पॉइंट्स नीचे है, अहम लेवल के नीचे आते हुए दिखा है। देखते हैं क्लोजिंग के समय थोड़ी रिकवरी आती है या नहीं, 10-15 मिनट बाकी हैं क्लोजिंग के लिए, तो जल्दी से वहां पर भी डालेंगे नजर। बट बैंक्स की जो वीकनेस है उससे आप देख रहे हैं पूरे बाजार के मूड माहौल पर असर है, वापस 18,000 के नीचे निफ्टी आया है इस समय। ओके, तो ये है बाजार का एक्शन। बट कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं जो होल्ड आउट कर रहे हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन, आरबीएल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहां पर आपको एक्शन है। बैंक निफ्टी 450 पॉइंट्स नीचे, ये तीनों बैंक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बल्कि डेज हाई पर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। विश्वेश जी, क्या चल रहा है इस काउंटर में सर? देखिए, मेरे हिसाब से एक चीज़ समझनी होगी कि ये बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है दीपांशु। पिछले 4 से 5 वीक का हाई देखोगे तो 1260 और लो देखोगे तो 1200, मोर और लेस इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर ये 1200 के ऊपर सस्टेन होता है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो मुझे लगता है फिर 1380 तक जाएगा। फिलहाल के लिए दीपांशु वेट एंड वॉच करना होगा, और मुझे लगता है मार्केट भी थोड़ा सा डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि 18,000 के नीचे या ऊपर, तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच इज बेटर। लेकिन 1200 के ऊपर जैसे ही 1260 के ऊपर जैसे क्लोजिंग देता है, मुझे लगता है स्टॉक इज हेडिंग फॉर 1380। हाई बीटा स्टॉक से एंटी ट्रेंड स्टॉक होते जा रहे हैं, सच में सही है ना। जब बैंक निफ्टी मजबूत होता तो ये चलते नहीं, और कमजोर होता तो ये भागते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि बैंक निफ्टी के रिवर्सल का संकेत दे रहे होंगे। हो भी सकता है सर, हो भी सकता है। चलो देखते कल क्या होता है। चलिए, तो ये नजर एयू, आरबीएल, बंधन तीनों पर रखिए नजर। बाजार के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये स्टॉक्स जा रहे हैं, पर बाजार किस डायरेक्शन में जा रहा है और कल के लिए आपको क्या रणनीति बनानी है, आज की पोजीशंस का क्या करना है, आइए जल्दी से चलते हैं मार्केट स्ट्रैटेजी आज की फाइनल वन अनिल जी की तरफ से। सर, ग्लोबल मार्केट में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, डाउ फ्यूचर्स बहुत सुस्त हैं, एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार है। यूरोप के बाजार सुस्त हैं, बट मिले जुले दिख रहे हैं इस समय। एशिया ठीक ठाक था, बॉन्ड यील्ड 1.6 कल की क्लोजिंग के आसपास स्टेबल है, डॉलर में भी कुछ बड़ा एक्शन नहीं देख रहे हैं, तो ग्लोबल बाजार तो ठीक है। सर बताएं हम क्या करके जाएं? कुछ करने जैसा है नहीं एक्चुअली, कि कोई बड़ी तेजी या मंदी जैसा मामला दिख रहा हो, वैसा नहीं। वेट एंड वॉच वाला मामला है, सारे संकेत। कल भी एफआईएस के डेटा देखिए, कोई खास डायरेक्शन नहीं दे रहे, न तेजी का न बड़ी मंदी का। ग्लोबल आपको वैसे संकेत नहीं दे रहे हैं, पोजीशंस वैसी है। तो आज जो बंद हो रहे हैं, डे लो पर बंद हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वो कंसर्न है कि आप लगातार दूसरे दिन डे लो पर बंद हो रहे हैं। लेकिन इतने खराब लेवल पर बंद नहीं हो रहे जिससे कि बहुत टेंशन हो। 17,975 क्लोजिंग बेसिस पे जो स्टॉप लॉस है, लगभग उसके ऊपर बंद हो रहे हैं। सो क्लोजिंग बेसिस पे अभी स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हुआ नहीं है, सो एक दिन और इंतजार कर लीजिए अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो। हाँ, बैंक निफ्टी में जरूर 38,500 के नीचे बंद हो रहे, तो बैंक निफ्टी में और बैंकिंग शेयरों में थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए, वहाँ पोजीशन कम कर लेनी चाहिए डिसिप्लिन के तौर पर। निफ्टी में एक दिन और वेट कर सकते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी में पोजीशन, फ्रेश नया पोजीशन कोई बनाने की राय आज है नहीं, कल देखेंगे। ओके, तो फ्रेश पोजीशन ना बनाएं, अगर पोजीशन एग्जिस्टिंग है तो उसे आप होल्ड कर सकते हैं। ये है राय अनिल जी की तरफ से। बिल्कुल। सुमित जी तैयार है? पहले सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट, और उसके बाद आशीष केलकर साहब जुड़ रहे हैं एक स्पेशल पिक देने के लिए। फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करते हैं, तो पहले सुमित जी के पास चलेंगे। बताएं सुमित जी। अनिल जी, एक स्टॉक में और बिकवाली आ रही है, सेलिंग देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने 200 डीएमए लेवल तोड़ा है, 146, 147 का भी भाव है। स्टॉक का नाम है गेल। गेल के अंदर सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, पिछले 5-7 दिनों से कंटिन्यूसली गिरावट ही देखने को मिल रही है, और अभी रिसेंट के लो भी ब्रेक हुए हैं और आज 200 डीएमए के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। 150 का लेवल जब तक ऊपर में टूटेगा नहीं तब तक फ्रेश तेजी नहीं बनेगी, तो 150 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करें। 142 रुपए, 140 रुपए, ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से गेल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 140 का लेवल टूटा तो शायद और भी सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, बट फिलहाल 142 से 140 के टारगेट्स के लिए गेल में बिकवाली करें, 150 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो ये है आपके लिए राय गेल में बिकवाली करने की सुमित जी की तरफ से आती दिख रही। जय भी देने के लिए तैयार है अपना जैकपॉट शेयर, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल पिक आशीष केलकर साहब की तरफ से आपके लिए। बताएं आशीष जी, कौन सा है वो स्टॉक जिसके लिए आपने स्पेशल पिक का बिगुल चुना है और लाइफलाइन यूज की है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। ये जो स्टॉक मुझे मिला है, इसने 2 पैटर्न का ब्रेकआउट एक साथ दिया है। एक तो बेसिकली निफ्टी 18,000 के नीचे जाता हुआ हम देख रहे हैं, और इस स्टॉक में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न एज वेल एज एक डाउन फ्लैग फॉर्मेशन दोनों का ब्रेकआउट मिलते हुए हमने देखा है।
और इसने एक ऑप्शन बैरियर नीचे की तरफ भी तोड़ा है और यहाँ पे मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी के जरिए कॉल देने वाला हूँ और स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। हिंडाल्को में पिछला स्विंग बॉटम जो था करीबन 450 का वो भी तोड़ दिया है और एक जो ट्रेंड लाइन है उसको भी तोड़ दिया है, इसलिए इसमें बिकवाली हावी होते हुए हम देख पाएंगे। तो मैं इन द मनी पुट ऑप्शन हिंडाल्को का 450 का इन द मनी का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह देता हूं। अभी ये करीबन 13 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 2 रुपया नीचे रहेगा, यानी कि 11 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। स्पॉट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो मैं हिंडाल्को को 325 का पहला लक्ष्य दिखाई देगा और 425 का पहला लक्ष्य और 415 का दूसरा लक्ष्य। उस हिसाब से अगर मैं प्रीमियम कैलकुलेट करता हूं तो 25 रुपए का टारगेट मुझे इस पे दिखाई दे रहा है। तो हिंडाल्को का 450 का पुट ऑप्शन एक हफ्ते के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह है सर। तो टाइट स्टॉप लॉस है पर डबल आपको गेन्स आ सकती हैं इस पर। हिंडाल्को 450 का पुट खरीदें, ये है एक स्पेशल पिक आशीष केलकर साहब की तरफ से। शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल देने के लिए। आइए एक बिगुल जय ठक्कर के लिए, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, खरीदना है LIC हाउसिंग फाइनेंस का पुट ऑप्शन 415 के स्ट्राइक का 7.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। इसको खरीद कर चले आप। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए 3 रुपए 80 पैसे का। तो 7.80 पे खरीदे, 3.80 का स्टॉप लॉस, 4 पॉइंट का। पहला टारगेट आपका रहेगा 13 का, सेकंड टारगेट बनेगा 17 का। 13 एंड 17 ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीदे LIC हाउसिंग फाइनेंस का 415 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन। रीजन मुझे क्लियरली यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप देखने मिल रहा है। 200 डेमा 50 डेमा दोनों के नीचे क्लोज देखने मिल रहा है स्टॉक में। टेक्निकली अगर आप देखें तो एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हो रहा है जिसका राइट शोल्डर कंप्लीट हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 395 तक ये स्टॉक फिसल सकता है। ये तो शॉर्ट टर्म की बात रही थी। अगर लार्जर डिग्री पर देखूं मैं तो एक कॉम्प्लेक्स HNS बन रहा है कि राइट शोल्डर के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो अगर 395 के लेवल तोड़ता है ये तो 375 के लेवल तक भी जा सकता है मिनिमम। तो काफी अच्छी खासी वीकनेस यहाँ पे देखने मिल रही है और शॉर्ट्स भी बिल्डअप होते हुए देखने मिल रहे हैं। इसीलिए LIC हाउसिंग फाइनेंस का 415 का पुट रेकमेंड किया है। कल टिस्को का दिया था पुट ऑप्शन, वो तो 1.5% डाउन है। अब LIC हाउसिंग फाइनेंस भी मुझे ऐसा लग रहा है अच्छी खासी गिरावट यहाँ से दिखा सकता है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में गिरावट है इस समय, 3% नीचे रिलायंस है। नजर रखिए, इसकी वजह से निफ्टी पर प्रेशर है इस समय। अब 17,975 के सपोर्ट पर आते हुए दिख रहा है और आप वीकनेस देख रहे हैं अक्रॉस फाइनेंशियल बास्केट। इंडिया बुल्स हाउसिंग देख लीजिए, कैनफिन होम्स, इस पर भी प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। तो बैंक्स, फाइनेंशियल्स और कुछ दिग्गज स्टॉक्स हैं जो बाजार पर इस समय दबाव भी डालते हुए दिख रहे हैं। एक बार जरा रिलायंस पर भी राय ली जाए। नितिन जी, 2500 के लेवल पर रिलायंस गिरते हुए दिख रहा है, 3% नीचे आज। कोई राय सर इस पर? देखिए, आज से 2 दिन पहले 2600 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है और 2600 पे मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट था, उसी के लेवल से रिटर्न किया है। और ये लग रहा है कि इस एक्सपायरी में जो ये नवंबर एक्सपायरी है 2450 की तरफ जा सकता है। और वीकनेस, निफ्टी की वीकनेस रिलायंस से आ सकती है। और जैसे डेटा वाइज भी आप देखेंगे तो FIs की तरफ से थोड़ी सेलिंग हुई है रिलायंस में और म्यूचुअल फंड्स ने भी डिक्रीज किया है पोजीशंस रिलायंस में। तो ओवरऑल लग रहा है कि नवंबर एक्सपायरी में 2450 की तरफ आना चाहिए और ऊपर जो रेसिस्टेंस आएगा वो 2520 2530 का एक रेसिस्टेंस है। इसको स्टॉप लॉस मान के आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो रिलायंस और दबाव में आ रहा है, बाजार पर प्रेशर डालने का काम करते हुए दिख रहा है ये काउंटर इस समय। इसके अलावा आप प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं आज, जहां तक बैंक ऑफ बड़ौदा का सवाल है, हालांकि बैन में है बट 3% नीचे ये भी है एक और फाइनेंशियल काउंटर। और कैनरा बैंक, इस पर भी प्रेशर आते हुए दिख रहा है। तो SBI, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दिग्गजों से दबाव बनते हुए दिख रहा है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ चलें और लगातार दूसरे दिन शुरुआत ठीक ठाक हुई, उसके बाद वीकनेस बाजार में आपको आती हुई दिखी और डेज लो पर क्लोजिंग हो रही है। बल्कि अब 17,970 के नीचे निफ्टी आ रहा है, 450 पॉइंट्स नीचे बैंक निफ्टी 38,250 के लेवल पर। सेंसेक्स पर भी हम देख रहे हैं
प्रेशर आज काफ़ी बनते हुए दिखा है बाजार में, करीब 450 पॉइंट्स की गिरावट आई है। सिर्फ कुछ स्टॉक्स ने होल्ड आउट करा है। मारुति सबसे आगे 8000 के ऊपर लंबे समय बाद काउंटर आते हुए 7.5% की तेजी। M&M, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, आइशर मोटर्स। तो जो चिप्स की शॉर्टेज कम होती हुई दिख रही है, राहत की रैली ऑटो काउंटर्स में। टेक महिंद्रा थोड़ी खरीदारी इस पर। बजाज फिनसर्व बाकी NBFCs के विपरीत और बजाज फाइनेंस यहां पर भी एक्शन। और L&T सुबह भी एक्टिव था, करीब 0.5% ऊपर। सीमेंट कंपनीज ने प्राइस हाइक्स किए हैं डीले। श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक दोनों पर दबाव। हिंडाल्को पर अभी सेल कॉल आ रही थी आशीष जी की तरफ से, 2.5% नीचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% की गिरावट। SBI 500 के नीचे आता हुआ। इंडसइंड बैंक यहां पर वीकनेस देखी आपने। टाटा स्टील, ITC कल की तेजी के बाद आज थोड़ा कूल ऑफ हुआ। एक्सिस, ICICI, डिवीज, डॉक्टर रेड्डीज, HDFC और HDFC बैंक, इन सभी काउंटर्स में वीकनेस आपने देखी है। मदरसन सुमी सुबह से ही एक्टिव था, 6.5% ऊपर। कोफोर्ज जो US में EDR लाने वाले हैं, कल ही आ गई थी खबर पर, आज बाजार ने दिया रिएक्शन। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, इस पे अच्छी खरीदारी आपने देखी। इन्फो एज जबरदस्त एक्शन में ये भी। IRCTC बैन में आने के बावजूद 1.5% ऊपर यहां पर एक्शन। वेदांता, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन, RBL यहां पर भी आपने तेजी देखी है। गिरावट आई है मेट्रोपोलिस में, 5.5% नीचे ये काउंटर आया है। अशोक लेलैंड 4% गिरा है। मन्नापुरम फाइनेंस यहां पर वीकनेस आपको बनती हुई दिखी है। LIC हाउसिंग, कैनरा बैंक, कैनफिन होम्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुथूट फाइनेंस यहां पर भी प्रेशर। यूनाइटेड ब्रूरीज यहां पर गिरावट, हालांकि यूनाइटेड स्पिरिट्स आज रिलेटिवली स्टेबल दिखा। रैमको सीमेंट एक और सीमेंट काउंटर जहां पर वीकनेस देखी। इंडिया सीमेंट्स खबर आने के बाद यहां पर भी आपने गिरावट देखी। MCX हमारी खबर पर लगी मुहर, बट खबर के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली इस काउंटर पर आती हुई दिखी। FPIs अब कमोडिटी डेरिवेटिव्स में हिस्सा ले सकेंगे, ऐसी सहमति बन गई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पर भी गिरावट आपको आती हुई दिखी है। ग्रासिम, टाटा कंज्यूमर, इप्का, डेल्टा, फेडरल, ग्रैन्यूल्स, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर वीकनेस दिखी है। क्या स्टॉक्स की तरफ आए तो कल की लिस्टिंग्स पर एक बार डालिए नजर। PB फिनटेक, पॉलिसी बाजार आज लगातार लिस्टिंग के बाद दूसरे दिन अच्छा एक्शन, 11% ऊपर। सिगाची तो T2T में 30 तारीख तक रहेगा ही, तो 5% का अपर सर्किट। SJS एंटरप्राइजेस जहां पर सुबह थोड़ी खरीदारी थी, फिसल कर लगातार लिस्टिंग के बाद दूसरे दिन आज गिरते हुए दिखा है, करीब 2% नीचे ये काउंटर आया है। जोमैटो आज लाइफ हाई छूने के बाद करीब 3% की मुनाफा वसूली इस पर भी। और नाइका आज थोड़ा सा प्रेशर इस काउंटर पर भी आपने बनते हुए देखा। तो ओवरऑल थोड़ा रोटेशन आज बाजार ने दिखाया है। लगभग सभी सेक्टर्स की कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में आपने गिरावट देखी। अगर ऑटो को निकाल दें तो फिर प्रदर्शन और थोड़ा खराब बाजार का होते हुए दिखा है। ऑटो स्टॉक्स ने थोड़ी स्टेबिलिटी दी, बट इसके अलावा काफी कम पॉकेट से बाजार के जहां पर आपने गेन सीखी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर अनिल जी, बट इंडेक्स लेवल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही प्रोविजनल बेसिस पर अहम लेवल्स के नीचे सर। बिल्कुल, तो थोड़ी सी क्लोजिंग जो हुई है वो खराब है। बैंक निफ्टी तो मेरे ख्याल से 17,975 के ऊपर ही बंद होगा। अच्छा। यहाँ तो दिक्कत नहीं है, मतलब बॉर्डर पे लेकिन जैसा वो 2 दिन से 18,100 के बॉर्डर पे कैसे बंद हो रहा है, ऐसा लग रहा है ऊपर निकल जाएगा, आज नीचे आ गया। तो 17,975 के नीचे खराब होता तो आज खराब होता, 18,125 के ऊपर बंद होता तो 2 दिन वहीं बॉर्डर पे बंद हुआ, तो ऊपर नहीं गया। अब ये नीचे के बॉर्डर पे बंद हुआ है, कल पता चलेगा। तो मुझे लगता है एवरेज होकर तो नीचे ठीक है। बैंक निफ्टी जरूर खराब हुआ है, 38,500 के नीचे बंद होना ठीक तो नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए रख लें। दिल्ली हो या मुंबई या फिर उत्तर भारत का कोई भी शहर या कोई भी इलाका ऐसा है ही नहीं जहां प्रदूषण का कहर ना हो। सांस लेना दूभर हो रहा है लोगों का जहरीली हवा की वजह से। एक तरफ AQI एयर क्वालिटी लेवल खतरनाक लेवल पर है, तो दूसरी तरफ सरकारें प्रदूषण को कम करने में लाचार सी दिख रही है। स्थिति यहाँ तक आ गई कि अब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ रहा है। और आज हम हमारे शो आपकी खबर आपका फ़ायदा में इसी पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि आखिर तमाम कोशिशों के बाद भी सरकार बढ़ते प्रदूषण को रोकने में नाकामयाब क्यों है और क्यों ये समस्या हर साल सिर्फ सर्दियों की शुरुआत में आती है और सर्दियाँ खत्म होते ही इस पर चर्चा तक नहीं होती, क्यों सरकारें साल भर तक सोती रहती है। और इसी चर्चा में हमारे साथ होंगे डॉक्टर D साहा, पूर्व एडिशनल डायरेक्टर CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, अनुमिता रॉय चौधरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CSC सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, डॉक्टर मनोज कुमार साहब होंगे जो जाने माने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है मैक्स हॉस्पिटल के। तो शाम 5 बजे देखिएगा ज़रूर। प्राण जाए पर प्लान ना आए, यानी कि प्रदूषण की वजह से लोगों की जान जा रही है लेकिन प्लान बनकर नहीं आ रहा है, इसे रोकने का ये है आपके लिए विशेष शो। और रात 8 बजे का भी विशेष शो इंडिया 360 डिग्री में। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी मैकेंजी,
मैकेंजी के मुताबिक चीन अब दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। चीन ने अमेरिका को पछाड़ कर ये पोजीशन हासिल की है। तो चीन की इस अमेरिका पैसे वाले होने का सच क्या है, बताएंगे आपको पूरी कहानी, मामला क्या है। रईस चीन की बैलेंस शीट, ये देखिएगा रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में। इसके अलावा देश दुनिया की तमाम खबरें तो आपके लिए होंगी ही। तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है पैसे के लिहाज से, है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत सारे अरबपति हैं। लेकिन एक और मैं रिसर्च पढ़ रहा था पिछले 3 साल में या 5 साल में, कुछ एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा मुझे, 37-38 कुछ ऐसे बिलियनर हैं चीन के जिनकी रहस्यमयी मौत हुई है। हाँ, डिसअपियर हो गए। कोई डिसअपियर हो गया, किसी ने सुसाइड किया, कोई कहीं मतलब संदेहास्पद स्थिति में मरा हुआ मिला। हम लोग चीन में ही होता है, ये चीन में हुआ है। किसी ने और ऐसी रिपोर्ट पढ़ी किसी को, अगर आप में से किसी को याद हो तो? मैंने एक पढ़ी थी, कुछ समय पहले पढ़ी थी, 6-8 महीने पहले की बात है, साल भर पहले का। इस तरह की रिपोर्ट भी आई थी। ये तब आई थी, वो अलीबाबा वाले भाई साहब गुम हो गए थे। अच्छा, वो कहाँ गए, कहाँ से वापस आए, आज तक पता नहीं है। नहीं ठीक है वो, नहीं ठीक तो है, मतलब कहाँ गए थे ये नहीं जो गायब, न उन्होंने बताया न किसी ने पूछा। 4-5 महीने के लिए, 4-5 महीने ऐसे अंडरग्राउंड गायब और वापस आए, कोई हिसाब किताब नहीं, पता नहीं कहाँ गए थे, कहाँ, भगवान मालिक है। चीन में ही ऐसा होता है। जय हो। चलिए, तो ये है फाइनल क्लोजिंग आ चुकी है, इस पर फोकस किया जाए। 18,000 17,999 के चक्कर में पड़ता हुआ निफ्टी में, बोला नीचे नहीं आएगा, चिंता न करें। 18,000 ऐसी जगह बंद होगा जहां आप कंफ्यूज रहेंगे। क्या हुआ है? 38,300 यहाँ पर बंद हुआ है आपके लिए बैंक निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी तो हमारा स्टॉप लॉस तो 38,500 का, उसके नीचे बंद हो रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये आपके लिए राय आती हुई आज की क्लोजिंग बेसिस पे। विदा लेने का वक्त है। चोपड़ा साहब, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, नितिन जी, जय ठक्कर साहब और विश्वेश जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। कल है बुधवार और पूरी आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करके ढेर सारी पिक्स और चार्ट्स और अपने अपने फंडामेंटल्स तैयार करके करेंगे आप सबसे फिर मुलाकात सुबह। तब तक कमोडिटी बाजार का भरपूर एक्शन, मृत्युंजय हमारे साथ तैयार। मृत्युंजय बताइए क्या कुछ हो रहा है? वाकई सर भरपूर। अच्छा, वो आपकी खबर तो आ गई? हाँ, खबर आ गई सर। आपके लिए तो बहुत अच्छी खबर है। हमने सबसे पहले मतलब पिछले हफ्ते तरुण ने ये खबर ब्रेक की थी कि सीडीएक की मीटिंग में इस पर सहमति बनेगी। सहमति बन गई है। अब अंतिम फैसला सेबी को लेना तो फॉर्मेलिटी वाली बात है। हाँ, मतलब सेबी अब अलग अलग विचार विमर्श करके, लेकिन सीडीएक के जितने भी मेंबर हैं सब में सहमति है। अच्छा, एक और चीज जो मैं देख रहा था, दोनों एग्री और नॉन एग्री कमेंट दोनों में सर। और बड़ी बात यह कि आज सीडीएक के मेंबर हमारे साथ लाइव थे 11:30 बजे। उन्होंने कहा कि सारे मेंबर इस बात के पक्ष में हैं कि एग्री में भी और नॉन एग्री में भी एफपीआई की एंट्री होनी चाहिए। और एक्सचेंज के भी बिजनेस डेवलपमेंट हेड थे, उनका कहना है कि एक्सचेंज पूरी तरह से तैयार है एफपीआई के स्वागत के लिए। अरे वाह, चलिए, तो मृत्युंजय भी तैयार है। और कमोडिटी बाजार का कोई भी एक्शन, कोई भी खबर और कोई भी विश्लेषण आपका छूटता नहीं है जी बिजनेस पर मृत्युंजय के साथ। तो बधाई आपका। मैं 11:30 बजे ये आयोजन देख भी रहा था, मज़ा आया सारे 4-5 लोगों के साथ, जो पूरी तरह से कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और खबर तो एकदम सही निकली है।